आशा, जो काफ़ी लंबे समय तक स्विट्ज़रलैंड में रह चुका था, जानता था यहाँ की पुलिस बड़ी तुनक मिजाज है। सो पुलिसमैन के पति ग्रैनविल का ये व्यवहार देखकर वो घबरा गया। पुलिसमैन की आंखों से सख्ती टपकने लगी थी। आप अपने कागजात दिखाइए। हे ईश्वर! ये कहकर ग्रैनविल ने कार का ग्लोब कंपार्टमेंट खोला और उसमें से कार के कागज़ निकालकर पुलिसमैन के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ देर तक कागज़ों का अध्ययन करने के पश्चात पुलिसमैन गहरी नज़रों से ग्रैनविल की ओर देखने लगा। ये कार आपकी तो नहीं है? तुम अनपढ़ हो क्या? पढ़ नहीं सकते ये किसकी कार है? ये कार मैडम हरमन रॉल्फ की है और उन्होंने मेरे इस्तेमाल के लिए मुझे दी है। पुलिसमैन का चेहरा और सख्त हो गया। अपना पासपोर्ट दिखाइए। ग्रैनविल चूंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखता था। उसने फटाक से अपना पासपोर्ट और पुलिसमैन के हाथों में थमा दिया। इस बिंदु पर आशा ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। वो पुलिसमैन और ग्रैनविल के बीच पड़ गया था और अपनी जेब से बटुआ निकालकर अपना पुराना विजिटिंग कार्ड पुलिसमैन को दिखाया। उस कार्ड पर उसका नाम लिखा था और एड्रेस दिया था, जब वो एक अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की फर्म में काम किया करता था। बात यह है ऑफिसर, आशा ने पुलिसमैन से बड़े शांत स्वर में कहा, कि मिस्टर ग्रैनविल एक अंग्रेज़ है और यहाँ के यातायात नियमों से अपरिचित हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैडम रोल्फ ही ने अपनी कार मिस्टर ग्रैनविल को इस्तेमाल के लिए दी है। वो एक मेहमान के रूप में उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। पुलिसमैन ने आशर का कार्ड ध्यान से देखने के बाद वो कार्ड आशर को और पासपोर्ट ग्रैनविल को वापस कर दिए। आप आइंदा अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में मत खड़ी करना, कहकर पुलिसमैन ने उन दोनों को सैल्यूट मारा और गाड़ी आगे करने का इशारा किया। जब उनकी कार रेंगते हुए आगे निकल गई तो पुलिसमैन ने अपनी जेब से नोटबुक निकालकर उसमें कुछ नोट किया और नोटबुक जेब में वापस डाल दी। उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी, सो उसने आशर का चेहरा अपने दिमाग में बिठा लिया था। उसे हैरानी हो रही थी कि आशर जैसा फटेहाल आदमी अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की एक कंपनी में काम करता होगा। साला हरामी! ग्रैनविल कार आगे बढ़ाते हुए बोला। तुम तो पागल हो गए हो क्रिस, आशर ने कहा। स्विस पुलिसमैन के साथ इस ढंग से बात नहीं किया करते। तुम उसके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए थे। जाए जहन्नुम में। तब उसने रोल्स रॉयस ईडन होटल के पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी। चलो कुछ पीते हैं। आशर और ग्रैनविल टेरेस पर जाकर एक एकांत कोने में बैठ गए और ग्रैनविल ने वेटर को 2 मार्टिनी लाने को कहा। देखो जैक, इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ग्रैनविल ने कहा। तुम मुझे उस आदमियों के बारे में बताओ जिन्होंने मेरा किडनैप करना है। तुम्हें विश्वास है वो विश्वसनीय है? ड्रिंक्स के आने तक आशर चुप बैठा रहा। तब उसने बताना शुरू किया। ग्रैनविल 3 बजे के बाद जब विला वापस पहुंचा था तो अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहा था। आशर ने उसे यकीन दिलाया था कि कुछ ही दिनों में उसके पास 10 लाख होंगे और उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। विला पहुंचकर ग्रैनविल ने रोल्स रॉयस गैराज में पार्क की थी और विला के अंदर चला गया। जब वो प्रवेश द्वार अंदर से बंद कर रहा था तो उसे हेल्गा की आवाज़ सुनाई दी थी, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। ग्रैनविल सीधा अपने कमरे में आया था, नहाया धोया और फिर टहलते हुए हेल्गा के कमरे में पहुंच गया। हेल्गा उसके पीछे बैठी काम में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर सख्ती सी छाई हुई थी, लेकिन ग्रैनविल को देखते ही हेल्गा के चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई थी। वो अपनी जगह से उठी और ग्रैनविल के पास आकर उसके गालों को अपने होठों से स्पर्श किया। हम मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब होना चाहिए। मैं ना नहीं सुनूंगी। मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है, ग्रैनविल ने कहा और हेल्गा को गोद में भरकर बेडरूम में ले आया और दरवाजे के अंदर से चटकने लगा ली, विवाह से पहले पूर्व अभ्यास करने के लिए। अरे हेकल क्या सोचेगा कि हम दिन में ही जुट गए, हेल्गा अपनी स्लैक्स उतारते हुए बोली। ऐसी की तैसी हेकल की, मैं अपनी पत्नी के साथ जुट रहा हूँ। 10 मिनट बाद जब वो दोनों सुखजनित शिथिलता की अवस्था में एक दूसरे की बगल में लेटे हुए थे तो हेल्गा ग्रैनविल को अपने विवाह के कार्यक्रम के बारे में बताने लगी कि हम पैराडाइज सिटी में विवाह करेंगे। वहाँ द्वीप पर मेरा एक आलीशान बंगला है। विवाह होने तक तुम बंगले के कॉटेज में ठहरना। मैं अपने विवाह का ऐलान करूँगी तो देखना शहर के समस्त प्रतिष्ठित लोग कैसे मुझे बधाई देने आते हैं। हम अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, वगैरह वगैरह। इन बातों से ग्रैनविल का दिल हौलने लगा था, लेकिन वो हाँ करने के साथ साथ उसका हाथ सहलाता रहा था। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, ग्रैनविल ने कहा और मन ही मन में सोचने लगा, कल तक इस तानाशाही औरत से मुझे मुक्ति मिल जाएगी।
तभी हिकल ने दरवाजे पर दस्तक दी और हेल्गा को बताया कि विनबॉर्न का फ़ोन आया है। ये सुनकर हेल्गा चिढ़ सी गई, लेकिन उसने यहीं बेडरूम में विनबॉर्न का फ़ोन रिसीव किया और फिर आधे घंटे तक बिजनेस संबंधी वार्ता करती रही। फ़ोन सुनने के पश्चात हेल्गा ने सारी बात ग्रैनविल को कह सुनाई और ग्रैनविल हाँ में हाँ मिलाता रहा। अंत में जब हेल्गा ने उसकी राय पूछी थी तो वो हेल्गा का मुंह ताकने लगा था और अपनी अनभिज्ञता छुपाने के लिए ये बहाना बना दिया था कि जब तक मैं पूरे कागजात ना देख लूँ मैं कोई राय नहीं दूंगा। हेल्गा ये सुनकर बहुत निराश हुई थी, लेकिन उसने उसी क्षण विनबांग की सेक्रेटरी को फ़ोन कर ये आदेश दिए थे कि सारे कागजात विमान द्वारा यहाँ भिजवा दिए जाएं। तत्पश्चात हेल्गा और ग्रैनविल घूमने के लिए बाहर चले गए थे। देर गए जब वो वापस लौटे थे तो हेकल अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। हेल्गा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हेकल हर समय उनकी चौकीदारी करता रहता है, सो उसने हेकल को हिदायत की, तुम हमारा इंतजार मत किया करो। तुम्हें टीवी देखना अच्छा लगता है, सो तुम टीवी देखा करो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया करूँगी। जैसा आपका हुक्म मैडम, हेकल ने कहा और वहाँ से चला गया। उसके बाद हेल्गा और ग्रैनविल बेडरूम में चले गए थे। काफ़ी देर तक यौनाचार करने के पश्चात एक दूसरे की बगल में सो गए थे। ग्रैनविल अब हेल्गा से ऊब चुका था। वो जब कभी भी किसी प्रौढ़ा से पीछा छुड़ाना चाहता तो उसके साथ अपना आजमाया हुआ दाव खेलता था और जो हमेशा कामयाब रहता था। सो अगली सुबह जब ग्रैनविल की आंख खुली तो हेल्गा भी सो रही थी। ग्रैनविल ने अपना हाथ माथे पर रखा और कराहने लगा। उसी क्षण हेल्गा की आंख खुल गई और वो बेचैनी से ग्रैनविल की ओर देखने लगी। ठीक तो हो क्रिस, क्या हुआ? मुझे आधा सीसी का दौरा पड़ गया है, अभी 3 दिन तक यूं चलेगा। उफ। ओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलने में भी दर्द होता है, तो मुझे बुलाओ मत और चुपचाप मुझे लेटा रहने दो। हेल्गा बेचारी बाहर टेरेस में चली गई और जहाँ पर हेकल क्यारियाँ ठीक कर रहा था। आप बहुत जल्दी उठ गई मैडम, आपकी तबीयत तो सही है? मैं तो ठीक हूँ हेकल, लेकिन मिस्टर ग्रैनविल को आधा सीसी का दर्द शुरू हो गया है। आधा सीसी का दर्द बहुत तेज़ होता है मैम। आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ? हाँ। हेकल जब कॉफ़ी ले आया तो हेल्गा ने पूछा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ हेकल। मैं हाजिर हूँ मैडम। बात यह है कि हेकल, मैंने मिस्टर ग्रैनविल से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे चूंकि तुम्हारी वफादारी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। मेरी कोई राय नहीं मैडम, ये तो आपकी खुशी की बात है, हेकल ने भाव शून्य स्वर में उत्तर दिया। हेकल के स्वभाव से हेल्गा भली भांति परिचित थी कि जब वो किसी व्यक्ति को नापसंद करता है तो उसके प्रति शीत रवैया अपना लेता है और जब उससे पूछा जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में अनिश्चित सा उत्तर देता है। हेल्गा को भली भांति याद था कि जब उसने हरमन के साथ विवाह किया था तो हेकल ने उसका मौन विरोध किया था, लेकिन बाद में जब हेल्गा मुश्किल में फंसी थी तो हेकल ने पूर्ण वफादारी का सबूत देकर उसकी सहायता की थी। वो सोचने लगी, मैं क्रिस से कहूँगी कि वो हेकल को खुश रखा करे, ये अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तत्पश्चात हेल्गा पंजों के बल चलती हुई अपने बेडरूम की ओर गई जहाँ पर ग्रैनविल आराम कर रहा था। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँक कर देखा तो वो सिगरेट पीने के लिए उत्कंठित हो रहा था और उसने पैकेट से सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अपना हाथ वापस खींच लिया और माथे पर रख कर कराहने का नाटक करने लगा। हेल्गा कुछ क्षणों तक ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखती रही और फिर बड़े धीरे से दरवाज़ा बंद करके वापस लौट गई थी। ग्रैनविल सोचने लगा, क्या अजीब औरत है, एक क्षण के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती। खैर, जब तक आशर मेरा किडनैप नहीं करवा देता तब तक मुझे ये नाटक करना ही पड़ेगा। आज पहली बार वो अपने किडनैप के बारे में गंभीरता से सोच रहा था। हेल्गा के बारे में वो बहुत असहज अनुभव करता था। ये औरत तानाशाह किस्म की औरत है। यदि इसे कहीं शक हो गया कि इसे ठगने की कोशिश की जा रही है तो ना जाने ये क्या रुख अपना ले। खैर, जो कुछ भी है, 10 लाख हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। ये पैसा मिलते ही मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाऊंगा और जब ये बात कुछ ठंडी पड़ जाएगी तो यूरोप वापस लौट आऊँगा। इसके साथ ही ये विचार उसके मन में आया कि वो डर के कसाव में आ गया है। मैं आशर को बिल्कुल नहीं जानता। उसकी और मेरी मुलाकात एक महज इत्तेफाक थी।
वो एक इंटरनेशनल वकील ना होकर कोई 420 हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो हेल्गा को जानता है। लेकिन मेरे किडनैप का सारा पैसा उसके हाथ में आएगा, और पैसा मिलने के बाद अगर वो गायब हो गया तो मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊंगा। वहीं अंधेरे में लेटे लेटे ग्रैनविल इस समस्या पर गौर करने लगा। दोपहर 2 बजे जब मैक्स सेजेटी और जैकरास बेलमांट फॉक्स वैगन में होटल स्विस के बाहर पहुंचे तो आशर होटल का भुगतान करके किराए की मर्सिडीज में उनकी राह देख रहा था। सेजेटी और बेलमांट की कार देखते ही आशर ने उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी देर पश्चात ये दोनों कारें पैराडीसो में उस विला के बाहर पहुंच गई जो आशर ने किराए पर लिया था। वहां पहुंचने के बाद आशा सेजेटी और बेलमांट को विला के अंदर ले गया और उनको बैठने को कहा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? आशा ने इटालियन भाषा में पूछा। ना, सेजेटी ने सस्मित उत्तर दिया। तुम सर पर पहनने के लिए टोप और बंदूकें लाए हो? हाँ। आशा कमरे में ठहरने लगा। वो काम आज रात 11 बजे करना होगा। तुम दोनों को विला जाना होगा। वहाँ का प्रवेश द्वार खुला मिलेगा। तुम धड़ाके से अंदर जाओगे और वहाँ पर मौजूद आदमी और औरत को डरा करके आदमी को अपनी कार में बिठाकर यहाँ ले आओगे। फिर मैं तुम्हारा भुगतान कर दूंगा और तुम यहाँ से वापस चले जाना। ये सुनकर सेजेटी ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि बेलमांट चुपचाप बैठे गलीचे की ओर देखता रहा था। वो विला कहाँ पर है? सेजेटी ने पूछा। मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को वो विला दिखाने ले चलूँगा। वहाँ पर एक नौकर है, वो शायद कोई मुश्किल खड़ी करने का प्रयास करे। उस सूरत में तुम में से एक को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे, तुम उसके साथ हिंसा पर उतारू नहीं होंगे। बेलमांट, जिसने अब तक एक शब्द नहीं कहा था, बोला। उसे मैं निमट लूँगा। बेलमांट ने जब ये कहा था तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसे देखकर आशा चौंक सा गया था। मैं एक बार फिर कह दूं, तुम लोग वहां पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। आशा ने एक एक शब्द पर बल देकर सेजेटी से कहा। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैं हिंसा की जगह अपहरण की असफलता पसंद करूंगा। ओके, आप निश्चिंत रहिए, हम वैसा करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अब मैं तुम्हें विला के नक्शे से समझाता हूं कि वो आदमी और औरत कौन से कमरे में ठहरे होंगे। कहकर आशा ने अपनी जेब से विला का नक्शा निकाला और उन दोनों को समझाने लगा। समझ गए? बिल्कुल, सेजेटी ने उत्तर दिया। तब आशा ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। इस कागज़ पर मैंने कुछ लिखा है, तुम उसे याद कर लो। विला पहुंचकर जब तुम उस आदमी और औरत को डरा रहे होंगे तो उनके सामने यही वाक्य दोहराओगे। यह काम बेलमांट कर सकता है। और वो कागज़ सेजेटी के हाथ से लेकर बेलमांट के हाथ में उसने दे दिए। कौन सा तुम करोगे और कौन सा बेलमांट, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे केवल अपना काम पूरा होना चाहिए। इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए, सेजेटी ने आश्वासन दिया। तो चलो, अब मैं तुम दोनों को विला दिखा लाऊं। तब आशा सेजेटी और बेलमांट को विला दिखाने ले गया। जब वो वापस लौट रहे थे तो आशा ने कहा, अभी किडनैपिंग में 8 घंटे पड़े हैं। तब तक तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे? हम यहाँ पहली बार आए हैं तो ये शहर देखना चाहते हैं। आप हमें पैराडीसो में अपने विला उतार देना और वहाँ से हम अपनी कार में घूमने चले जाएंगे और रात 10:15 बजे फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। पैराडीसी विला पहुंचकर आशा ने सेजेटी और बेलमांट को बाहर उतार दिया और अंदर बेडरूम में आकर टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेट गया। हेल्गा से बदला लेने के लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था और अब उसकी कामना पूरी होने में चंद ही घंटे बाकी थे। 10 लाख। आशा सोचने लगा, ये रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क जाकर टैक्स कर परामर्शदाता का काम शुरू कर दूंगा। एक बार पैसा मेरे हाथ आ जाए फिर ये हेल्गा रांड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी रुसवाई से बचने के लिए जैसे हरमन रॉल्फ ने मेरे खिलाफ गबन का मुकदमा नहीं चलाया था कि कहीं मैं वो भेद ना खोल दूं। किसी समय हेल्गा के साथ मेरे अनुचित संबंध थे, उसी प्रकार हेल्गा भी अपनी पर्दापोशी करने के लिए एक जाई गोलो ने मेरा उल्लू बनाकर मुझे ठगा है, अपने मुंह से उफ तक नहीं करेगी। सो आशर हेल्गा की ओर से बिल्कुल अचिंतित था, किंतु सेजेटी और बेलमांट की ओर से उसे चिंता हो रही थी। ये दोनों उसे दुष्ट से लगे थे, विशेषकर बेलमांट,
और इस समय यदि आशर ने उन दोनों को अपनी कार पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े करते हुए देख लिया होता तो वह और चिंतित हो गया होता। कार पोस्ट ऑफिस के बाहर पार्क करके सेजेटी सीधा एक फ़ोन बूथ के अंदर गया था। अब बूथ को भीतर से सिटकने लगाकर जेनेवा में बनी का नंबर डायल किया था। बनी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा था, तुम 2 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन करना मैक्स। और इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। बनी के स्विट्ज़रलैंड में कई संपर्क थे। उनमें से एक लुगानो में था। उसका नाम था लकी वेलिनी। बनी ने उसका नंबर डायल किया। लकी, बनी ने उससे कहा, मुझे एक सूचना चाहिए। क्या? कैसे गनोला पर हिलाइस विला में कौन रहता है और वो किसका है? हिलाइस विला? वो विला तो हरमन रॉल्फ का है। वो मर चुका है और उसकी पत्नी उसकी मालिक है। कभी कभार यहाँ आती रहती है, आजकल यहीं पर है। बनी की खीसें निकल आई। तुम घर पर रुकना लकी, मैं शाम को वहीं पहुँच रहा हूँ, कहकर बनी ने फ़ोन बंद कर दिया। तब बनी ने एयरपोर्ट पर फ़ोन करके अपने लिए एक एयर टैक्सी बुक करवा दी। 2 घंटे बाद जब सेजेटी का फ़ोन आया तो बनी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। तुम वैसा करो जैसा आशय कहता है और उस आदमी का विला से वहां ले आओ। उसके आगे मैं निपटूंगा। तुम हमें कहाँ पर मिलोगे? सेजेटी ने पूछा। मैं तुम्हें 6 बजे एयरपोर्ट पर मिलूंगा। तुम ऐसा करना कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा, सेजेटी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर को भूख लगने के कारण ग्रैनविल टेरेस पर चला आया, जहाँ पर हैगा फाइलें देखने में व्यस्त थी। ग्रैनविल को देखकर हैगा के चेहरे पर रौनक आ गई। अब कैसी तबीयत है डालने? हाँ, अब तो थोड़ा ठीक है। जरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, ग्रैनविल ने अपनी आवाज़ में कमज़ोरी पैदा करते हुए कहा। लो, अभी लो, कहकर हैगा ने घंटी बजाई। उसी क्षण हिकल वहाँ पहुँच गया और हैगा ने उसे ग्रैनविल के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब हिकल कॉफ़ी लेकर चला गया तो ग्रैनविल ने हैगा से कहा, तुम तो जब देखो काम में डूबी रहती हो। अरे, इतना बड़ा कॉरपोरेशन का बोझ कंधों पर है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़े दिनों में जब तुम मेरे जीवन साथी बन जाओगे तो मेरा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। क्रिस ने जवाब तो दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अब बस मेरी मुक्ति के कुछ घंटे ही बाकी हैं। क्रिस, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम हिकल के साथ प्यार से पेश आया करो। वो हमारे विवाह की सख्त नापसंद करता है। तुम एक नौकर की पसंद और नापसंद को इतना महत्व देती हो? ये सुनकर हैगा कसाव में आ गई। देखो क्रिस, तुम्हें छोड़कर हिकल मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वो एक वफादार, मेहरबान और निहायत भरोसेमंद आदमी है। इसके अलावा मेरी मुश्किलों में उसने मेरा बहुत सहायता की है। मैं तुम्हें साफ कह दूँ, तुम्हें उसके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। ओके? हाँ, जैसा तुम कहोगी। कुछ देर पश्चात क्रिस अपने कमरे में चला आया और हैगा अपने काम में लगी रही। उसे रात ढलने का पता ही नहीं चला। जब क्रिस टेरेस में आया और हैगा अपनी फाइलों को एक तरफ रखकर उससे बातें करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों ने टेरेस पर ही इकट्ठे डिनर किया। डिनर के बाद क्रिस ने हैगा से कहा, अब तुम हिकल को अपने उसके कमरे में भेज दो और फिर निश्चित होकर बेडरूम में बैठेंगे। सो हैगा ने हिकल को बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाने को कहा और क्रिस को अपने बेडरूम में ले गई। क्रिस ने बेडरूम का टीवी चला दिया। उस समय टीवी पर एक बहुत रोचक नाटक आ रहा था। हैगा उस नाटक को देखने में मगन हो गई। फिर क्रिस बाथरूम जाने के बहाने से कमरे से बाहर आया और प्रवेश द्वार के पास जाकर चिटकनी हटा दी। तब वो बाथरूम में गया और फ्लश भाई और बेडरूम में आकर हैगा के पास बैठ गया। एंड जब घड़ी की सुई ने 11 को छुआ तो प्रवेश द्वार धड़ाम से खुला और 2 आदमी सर पर टोपे पहने और हाथ में बंदूकें पकड़े बेडरूम के अंदर घुस आए। आशर अपने किराए के विला में प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। हर बीतते क्षण के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई 11:30 बजे के करीब जब उसे मर्सिडीज़ विला के बाहर खड़ी होती दिखाई दी तो उसकी जान में जान आई। सबसे पहले ग्रैनविल मर्सिडीज़ से नीचे उतरा था और लंबे लंबे डग भरता हुआ विला के अंदर चला आया था। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? एकदम परफेक्ट काम हुआ। अभी आराम से बात करते हैं, कहकर आशा सेजेटी और बेलमॉन्ट के पास आया और उनका भुगतान करके वहाँ से चलता कर दिया। अब आशा ने अलमारी के पास आकर विस्की की बोतल निकाली और 2 गिलासों में डालकर ग्रैनविल के सामने आकर बैठ गया। अब तो मुझे पूरा किस्सा सुनाओ, कैसे हुआ ये सब?
ग्रैनविल ने अपने गिलास से 2-2 चुस्कियां लेकर गिलास एक तरफ रख दिया। मैंने 9 बजे ही हैगा से कहा कि हेकल को चलता करवा दिया और हैगा के साथ बेडरूम में आ गया था। संयोग से उस समय टीवी पर एक बहुत ही अच्छा नाटक आ रहा था। हैगा उसे देखने में मग्न हो गई और मैं बहाना करके बेडरूम से बाहर आया और प्रवेश द्वार की चटकनी खोल दी थी। ऐन 11 बजे ये दोनों आदमी वहाँ पहुँचे थे। मुझे और हैगा को धमकाने लगे थे। उन्होंने हैगा से कहा था, यदि तुम यानी कि मैं मेरी खैर चाहती हो तो पुलिस को सूचित करने का प्रयास मत करना। कल तक तुम्हें सूचना मिल जाएगी कि इस आदमी की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी होगी। हैगा ये सुनकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गई थी। फिर वो मुझे कार में बिठाकर यहाँ ले आए। सो इस प्रकार अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कैद से छूट कर आया हूँ। भाई वो औरत तो बिल्कुल तानाशाह है। तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि हैगा वाकई तुम पर रिझी हुई है? आशर ने पूछा। इस बारे में निश्चिंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो तुम पर रिझी हुई नहीं है तो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। इस बात से आशा और ग्रैनविल दोनों अनजान थे कि सेजेटी ने कुछ आगे जाकर अपनी फॉक्स वैगन रोक दी थी और बेलमांट बनी के आदेश के अनुसार कार से उतरकर विला वापस लौट आया था और चोरी छुपे रसोई में जाकर अध खुले दरवाजे के साथ कान लगाकर आशा और ग्रैनविल की बातचीत सुनने लगा था। बेलमांट ने आशा की बात सुन ली थी कि हैगा वाकई तुम पर रिझी हुई है। इसके उत्तर में ग्रैनविल ने कहा था, रिझी हुई? वो तो मेरे हाथों बिक चुकी है यार। जब मेरा किडनैप किया जा रहा था तो उसकी शक्ल देखते ही बनती थी। उसका चेहरा ऐसा लगता था कि मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। गुड, एक्सीलेंट। अब हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कल मैं हैगा से मिलने जाऊंगा। इस मुलाकात के लिए मैंने जाने कितने दिनों इंतजार किया था, ये तो बस मैं ही जानता हूँ। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जैक, ग्रैनविल ने रुक कर कहा। कहो। बात यह है कि जैक, 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम के लालच में किसी का दिल भी फिर सकता है। ग्रैनविल ने सीधे आशर की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ये कहा कि ये पैसा स्विस अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। मेरे पास क्या गारंटी है कि तुम मुझे मेरा हिस्सा ही दोगे? आशर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, क्या मैं इतना गया बीता हूँ, या मैं ऐसा लगने लगा हूँ कि 2 कौड़ी के एक जाई गोलों को मेरी बात पर विश्वास नहीं। तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा, इसमें हम दोनों आधे आधे साझेदार हैं। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, वो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे पास क्या गारंटी है कि मुझे अपना हिस्सा मिलेगा? मुझे गारंटी चाहिए। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं जैक। जहां पर इतनी बड़ी रकम का सवाल होगा तो मैं किसी पर भी विश्वास क्यों करूंगा? मेरे विचार में तुम भी ऐसे ही करोगे। आज से हम दोनों हरदम इकट्ठे रहेंगे। हम आज ही बैंक जाकर साझा खाता खुलवाएंगे। जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो मैं अपना हिस्सा खुद निकाल लूँगा। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मंजूर है मुझे। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। 20 लाख किसी के पास कैश नहीं रखा होता। एकदम से इतने पैसे का प्रबंध करने के लिए हैगा को अपने स्टॉक बेचने पड़ेंगे और मैं उसे तीसरे से चौथे दिन की मोहलत नहीं दूंगा। इस दौरान हम यहीं ठहरेंगे और तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे खाने पीने के लिए हर चीज़ का अरेंजमेंट यहीं कर रखा है, उसकी तुम चिंता मत करो। ग्रैनविल ने गिलास की विस्की ख़त्म करके कहा। अब मैं ज़रा एक ज़रूरी काम की ओर देख लूँ, आशर ने कहा और अलमारी खोलकर दराज में से एक पोलराइड कैमरा निकाला। ये मैं रास्ते से लेता आया था। क्यों? सबूत छोड़ने के लिए, आशर ने बताया और तब दूसरे दरवाजे से टमाटो सॉस की एक बॉटल निकाली। हे ईश्वर, तुम पागल हो गए? मैं पागल नहीं हूँ क्रिस। ये टमाटो सॉस की बॉटल 20 लाख की है। इसकी वजह से तो हमें इतनी रकम मिलेगी। कैसे? ग्रैनविल ने पूछा। उसे कुछ समझ ही नहीं लग रहा था कि आशर क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसी बीच बेलमांट रसोई के दरवाजे से लॉबी में सरक आया और बैठक में झांकने लगा था। 20 लाख हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। अब तुम ये थोड़ी सी सॉस अपने चेहरे पर लगाने दो। उसके बाद तुम फर्श पर लेट जाना। फिर मैं कैमरे से तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा।
हेल्गा जब ये फ़ोटोज़ देखेगी तो फ़ौरन रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हिंसा के नाम पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रेनविल अपना सर पीछे झटक कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। आओ लगाओ ये सॉस मेरे चेहरे पर। बेलमांट को लगा उसे काफ़ी जानकारी मिल गई है। वो जिस भांति छुप कर विला के भीतर घुसा था उसी प्रकार बाहर निकल आया। थोड़े ही फासले पर सेजेटी फॉक्स वैगन में बेलमांट की प्रतीक्षा कर रहा था। बेलमांट के कार में सवार होते ही सेजेटी ने कार आगे बढ़ा दी। लकी बेलेनी एक इटालियन था। उसका एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पर वो अनेक प्रकार का स्वादिष्ट इटालियन भोजन अपने ग्राहकों के लिए तैयार करता था। ढाबे के ऊपर ही उसका निवास स्थान था। लकी के 8 लड़के थे जो बड़े होकर अपने धंधों में लगकर उससे अलग हो चुके थे। लकी की पत्नी का नाम मार्टिया था जो बहुत ही मोटी थी लेकिन बिल्कुल पतिव्रता थी। लगभग 15 वर्ष पूर्व लकी नेपल्स में एक माफिया डॉन हुआ करता था। अब उसकी उम्र 74 साल की हो चुकी थी और वो माफिया धंधे से रिटायर हो चुका था। किंतु सच कहा है, माफिया सदा माफिया रहता है। लकी अच्छी तरह जानता था कि बनी के नेपल्स वालों के साथ बड़े ठोस संपर्क हैं। इस समय बनी और लकी ढाबे के पिछले कमरे में बैठे थे। तुम मुझे उस रॉल्फ औरत के बारे में बताओ, बनी ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। अब 11 बज रहे हैं और सेजेटी और बेलमांट अपना काम करने वाले होंगे। मुझे उस औरत में बहुत दिलचस्पी है। लकी, जिसे शहर की सारी खबर रहती थी, ने बनी को हेल्गा रॉल्फ के बारे में बताया कि हेल्गा भूतपूर्व मिसेस हरमन रॉल्फ है और उसने अपने पति की समस्त संपत्ति उत्तराधिकार में पाई है और रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की मालिक है। उसकी निजी संपत्ति ही 80 करोड़ के लगभग है। वो पहले दर्जे की विलासिनी है और यहाँ तक कि होटल वेटर्स बारमैन के साथ तक रमण करने में संकोच नहीं करती थी। लेकिन अब जब से हरमन रॉल्फ की मृत्यु हुई है वो कुछ विवेकी हो गई है। आजकल वो क्रिस्टोफर ग्रेनविल नामक एक व्यक्ति पर रिझी हुई है और हेल्गा ने उसे अपने विला में रखा हुआ है। वो ग्रेनविल कौन टुच्चा है? बनी ने पूछा। ग्रेनविल एक अंग्रेज़ है, देखने में बहुत अमीर लगता है लेकिन मुझे उसकी अमीरी एक ढोंग लगती है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं सिवाय इसके कि वो कुछ समय तक जर्मनी में रह चुका है। तुम जैक आर्शल के बारे में कुछ जानते हो? बनी ने पूछा। लकी ने हाँ में सर हिला दिया। वो रॉल्फ की देखरेख क्या करता है? मैंने सुना है वो एक टैक्स का परामर्शदाता है। रॉल्फ के जीवित होते वो प्राय वहाँ आया करता था और उसके विला में ही ठहरा करता था। फिर कहते हैं उसने रॉल्फ के पैसे का गबन किया था और बवंडर में पड़ गया था, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता। सुनने में तो ये भी आया है कि रॉल्फ की पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन ये सच है झूठ है ईश्वर ही जानता है। बनी ने इस बात को गौर करते हुए सुना। अब तुम आराम करो लकी, बात यह है कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब वो पक जाएगी तो उसमें से कुछ तुम्हें भी मिलेगी। लकी खीसे काट कर मुस्कुराने लगा। मेरे 1-2 दोस्त मेरे साथ हैं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो वो मेरे साथ यहीं ठहर जाए। अरे तुम इसे अपना घर ही समझो, लकी ने कहा, लेकिन उन्हें ज़मीन पर सोना पड़ेगा। मेरे पास और चारपाइयाँ नहीं हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, सो जाएंगे। तब लकी ऊपर अपनी पत्नी के पास चला आया और सारी बात उसे बताने लगा। इस बीच सेजेटी और बेलमांट नीचे बनी के पास पहुंच गए और ग्रेनविल के अपहरण का कथन उसे लफ्ज़ बा लफ्ज़ कह सुनाया। तत्पश्चात बेलमांट ने बनी को वो बातें बताईं जो उसने आशा और ग्रेनविल के बीच होते हुए सुनी थी। वो दोनों उस औरत को 20 लाख का चूना लगाना चाहते हैं, सोचो तो, बेलमांट ने कहा। बनी ने उपहासक मुस्कान के साथ कहा, अभी बच्चे हैं, वो औरत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60 करोड़ की असामी है। कुछ दिन पहले हमारे आदमियों ने रोम में 70 लाख का अपहरण किया था। हम इस कार्य को इस ढंग से करेंगे। फिर आधे घंटे तक बनी उनको बताता रहा। अब समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से, सेजेटी बोला। एक बात बताओ, इसमें हमारा कितना हिस्सा होगा? इस बारे में बाद में हम बात करेंगे, अभी ज़रा आराम कर लो। धीरे धीरे से जब हेल्गा की नींद खुली तो कुछ देर तक वो भाव शून्यता की अवस्था में ज्यों की त्यों बिस्तर पर लेटी रही। तनिक देर पश्चात जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर ग्रेनविल का हाथ अपने हाथों में लेना चाहा
तो उसे अपने बगल में ना लेटा पाकर उसे सारा वाकया याद आ गया। पिछली रात ग्रैनविल के किडनैप के बाद वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। तब उसे बेकाबू देखकर हिकल ने पानी के एक गिलास में नींद की 4 गोलियां घोलकर पिला दी थी। कुछ देर बाद वो शांत हो गई थी और गहरी नींद में सो गई थी। इस समय पिछली रात की घटना याद होते ही वो बेचैन हो गई। इसी समय हिकल कॉफ़ी लेकर वहाँ पहुँच गया। हिकल, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अगर रात को तुम यहाँ ना होते तो मैंने ना जाने अपने साथ क्या कर लिया होता। क्रिस के साथ पता नहीं क्या बीत रही होगी। आप धीरज रखिए मैडम, मिस्टर ग्रैनविल भले ही चंगे वापस आ जाएंगे। ऐसी घटनाएं तो आजकल आए दिन होती रहती हैं। ईश्वर करे वो वापस आ जाए। मैं आपके लिए बाथरूम तैयार कराता हूँ मैडम, आप नहा धो लीजिए। आज का दिन आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, और जब एक औरत कठिनाई से दो चार हो तो उसे सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हेल्गा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया और बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद जब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी तो अपने आप से कहने लगी, मैं हेल्गा रॉल्फ हूँ। मुझे क्रिस के साथ प्यार है। मेरे पास हरमन रॉल्फ के पैसे की जादुई चाबी है। मैं क्रिस को हर कीमत पर हासिल करके रहूँगी, चाहे उसे छुड़ाने के लिए मुझे कितना ही पैसा क्यों ना देना पड़े। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो हिकल शेकर और गिलास लिए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए मैडम। हेल्गा ने सहमति में सर हिलाया और हिकल के हाथ से गिलास लेकर अपनी घड़ी की ओर देखने लगी। 11:15 बज चुके हैं हिकल, और अभी तक उनका यानी कि अपहरणकर्ताओं का कोई संदेश नहीं आया। वो कह गए थे कि कल सुबह वो हमें सूचित कर देंगे। क्रिस की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी होगी? वो अवश्य आपको सूचित करेंगे मैडम। ये एक आतंक युद्ध है तथा आपको धीरज रखना चाहिए। हेल्गा हाथ में गिलास लिए वहीं बैठी गई। मुझे बस यही चिंता सता रही है कि अपहरणकर्ता कहीं उसे कोई शारीरिक हानि ना पहुंचाए। अरे वो ऐसा नहीं करेंगे मैडम, आप घबराइए नहीं। इसी समय प्रवेश द्वार की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनते ही हेल्गा के हाथ में पकड़ा गिलास छलक गया और उसका चेहरा पीला हो गया। आप अपने आप को संयत रखिए मैडम, शायद पोस्टमैन अपहरणकर्ताओं का पत्र लाया हो। मैं भी जाकर देखता हूँ। हिकल ने जब दरवाज़ा खोला तो चौखट के बाहर आशल को खड़ा देखकर उसे हैरानी सी हुई, किंतु उसने अपने चेहरे से कुछ व्यक्त नहीं होने दिया। कहो हिकल, कैसे हो? पहचानते हो ना मुझे? खूब पहचानता हूँ। मैं मैडम रॉल्फ से मिलने आया हूँ। वो इस समय घर पर नहीं है। हिकल ने दृढ़ता से झूठ बोला। वो इस समय घर पर ही हैं और मुझसे मिलेंगी। तुम उनसे जाकर कहो मिस्टर ग्रैनविल के बारे में बात करने आया हूँ। कुछ देर तक हिकल एकटक आशल की ओर देखता रहा, जो लगातार मुस्कुराए जा रहा था। यहीं रुको, हिकल ने उसके फटीचर कपड़ों को देखते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करके अंदर चलाया। हेल्गा जो कसाव में टेरेस में खड़ी थी हिकल को देखकर बोली, कौन है? मैडम, मिस्टर आशर आपसे मिलने आए हैं। आशर? उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे दफा कर दो। मैं उसे अपने घर में एक पैर नहीं रखने दूंगी। आप आशर से मिल लें तो अच्छा होगा मैडम। वो मिस्टर ग्रैनविल के बारे में आपसे बात करने आया है। ये सुनकर हेल्गा ने हैरानी के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उफ, कहीं इस किडनैपिंग के पीछे इसका हाथ तो नहीं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैडम, किंतु ऐसा हो सकता है। हेल्गा की भीतरी शक्ति प्रबल हो गई। वो अपने कमरे में टहलने के साथ साथ सोचने लगी, पिछली बार जब आशर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो मैंने उसे अच्छी तरह से हरा दिया था। हाँ, अब की बार फिर ऐसे सही। उसे अंदर भेज दो हिकल, और मैं उससे अकेले में बात करूंगी। ये सुनते ही हिकल ने हाईफाई के पास लगा हुआ बटन दबाया। उसी क्षण प्रवेश द्वार खुला और आशर लपकता हुआ अंदर चलाया। ओह हेल्गा, कितने दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी। आखिर आज मुलाकात हो ही गई। हिकल धीरे से बाहर चलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हेल्गा अपनी जगह अचल खड़ी थी। उसका सर जरा पीछे की ओर झुका हुआ था और वो फौलादी नज़रों से आशर को देख रही थी। जब उसने आशर को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा तो उसके होंठ भिज गए। तुम्हें मुझ में तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? मेरे सितारे गर्दिश में थे, लेकिन अब मेरा भाग्योदय होने वाला है।
तुम अब भी पहले जैसी प्रभावशाली लगती हो। तुम्हारी उम्र ने तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। सब पैसों का खेल है। तुमने अगर मुसीबत में मेरा साथ दिया होता ना, तो मेरे पास भी पैसा होता और इस समय मैं भी तुम्हारी तरह प्रभावशाली लग रहा होता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हैगा ने पूछा। उसकी आवाज़ में पत्थर जैसी सख्ती थी। मैं यहाँ बस ये कह लो तुमसे बदला लेने आया हूँ। तुम्हें याद है, आज से 10 महीने पहले तुमने मुझसे ये कहा था कि चारों इक्के मेरे हाथ में हैं। समय समय की बात होती है, उस समय तुम्हारे हाथ में थे और आज चारों इक्के मेरे हाथ में हैं। हैगा ने जब काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं दिया और ज्यों की त्यों अपनी जगह पर खड़ी रही, तो आशर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं कब से इस मौके की ताक में था कि जिस घाट पर तुमने मुझे पानी पिलाया था, उसी घाट पर मैं तुम्हें पिलाऊं। अचानक हैगा को अपने पिता की सीख याद होने लगी कि एक इंसान जब कठिन स्थिति में हो और उसका दुश्मन उसे नीचे दिखाने पर तुला हो, तो ध्यान से उसकी बातें सुनो, उसकी कमज़ोरी का पता लगाओ। मुझे आशर की कमज़ोरी का पता लगाना चाहिए, हैगा ने मन ही मन में कहा। बात यूं है हैगा कि 2 दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझसे ये अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से तुमसे बात करूं। इस प्रतिनिधित्व के वो मुझे 10,000 फ्रैंक्स देगा। तुम जानती हो, जब से तुमने मेरे पेट पर लात मारी है, तब से मैं तंगी के दौर में गुजर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे दिवंगत पति ने मुझे ऐसा बदनाम करा है कि लोग मेरी छाया से दूर भागते हैं और यही वजह है मुझे ऐसे काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती है। तुमने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दी। अगर ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। मैंने तुम्हारी मिट्टी पलीत करी है? मैंने नहीं करी। तुमने अपने हाथों से अपनी मिट्टी पलीत करी है, गबनकार, कूटकार और ब्लैकमेलर बनकर। हो तो तुम मुझे ताना मार रही हो? तो क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? तुम एक गबनकार हो, कूटकार हो, ब्लैकमेलर हो और अपने बारे में पूरी तरह से जानना चाहो तो ये भी कह दूं कि पहले दर्जे के झूठे और मक्कार हो। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, आशर ने कहा। किस्सा ये है कि जिस आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, यानी जो मेरा क्लाइंट है, वो इस बात से परिचित है कि तुम ग्रैनविल पर रिझी हुई हो और तुमने उसे अपने पास रखा हुआ था। वो ये भी जानता है कि तुम एक बहुत ही दौलतमंद औरत हो। उसी ने ग्रैनविल का अपहरण करवाया है ताकि वो तुमसे पैसा ऐंठ सके। वो एक माफिया है और बहुत ही निर्दयी है। उसे ना जाने कहाँ से ये पता लग गया कि किसी समय मेरे और तुम्हारे बीच गहरे संबंध थे, इसलिए तुमसे बातचीत करने के लिए उसने मेरा चयन किया है। मैं उस आदमी से खुद बात करूंगी, लेकिन वो तुमसे सीधी बात नहीं करना चाहता। वो मेरे द्वारा ही तुमसे बात करेगा। तो इसका मतलब है कि अब तुम गबनकार, कूटकार, ब्लैकमेलर के साथ साथ माफिया भी बन गए हो। आशर ये बात सुनकर कुलबुला गया। मुझ पर चोटें करने से तुम्हारा मतलब हल नहीं होगा। 1.5 मतलब की बात यह है कि मेरे क्लाइंट ने ये शर्त रखी है, अगर तुम ग्रैनविल को जिंदा वापस चाहती हो तो 3 दिन के अंदर उसे 20 लाख की फिरौती दे दो। 3 दिन समाप्त होते ही वो चौथे दिन ग्रैनविल का एक कान काट कर तुम्हें भेज देगा। ये सुनकर हैगा के पैरों तले से जमीन निकल गई, किंतु उसने अपना चेहरे को भावशून्य बनाए रखा। सोचकर मुझे जवाब दे देना, कहकर आशर उठकर बाहर जाने लगा। ओह, ये तो मैं भूल ही गया, कहकर आशर ने अपनी जेब में से एक लिफाफा निकाला और हैगा के सामने रख दिया। मेरे क्लाइंट ने ये लिफाफा तुम्हें देने के लिए कहा था। ऐसा कहकर आशर वहाँ से चला गया। हैगा ने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा खोला। उसमें 3 तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर ही हैगा के रोंगटे खड़े हो गए। इन तस्वीरों में ग्रैनविल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा खूनों खून हो रहा था। ये दृश्य देखकर हैगा की भीतरी शक्ति छिन भिन हो गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। इसी समय हिकल वहां पहुंच गया। मुझे मालूम था वो दुष्ट क्रिस के साथ ऐसे ही करेंगे। हिकल ने एक नज़र तस्वीरों की ओर देखा और हैगा को सांत्वना दी। आप अपने आप को काबू में रखिए मैडम। तुम इन तस्वीरों को तो देखो, उन राक्षसों ने क्रिस के साथ क्या किया है। हिकल दोबारा से उन तस्वीरों को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर वो एक दराज के पास गया और वहां से एक लेंस निकालकर उन तस्वीरों पर रखा और ध्यान से देखने लगा। मैडम, आप अपने पर काबू पाएं तो मैं आपसे एक बात पूछूं? तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या?
हिकल ने एक तस्वीर उठाई और हेल्गा की ओर लहराकर बोला, मैडम ये टमाटो सॉस है। टमाटो सॉस? ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम? मैडम, आपके पति के यहाँ कार्य करने से पहले मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ नौकरी किया करता था। उससे मैंने मेकअप आर्ट सीखा था। टमाटो सॉस शरीर के किसी हिस्से पर लगाकर खून जैसा दिखता है और ऐसा किया जाता है प्रयोग। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, मिस्टर ग्रैनविल को कोई हानि नहीं पहुँची। इन तस्वीरों में ढोंग दिखाया गया है। जो कुछ भी है हिकल, मुझे क्रिस को हर कीमत पर वापस हासिल करना है। मैडम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? कभी कोई बात बताना चाहते हो, कभी एक सवाल करना चाहते हो। मेरी जान पर बनी है और तुम्हें ये सब ड्रामे सोच रहे हैं। हिकल ने हेल्गा की डांट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपके विचार में वो दो आदमी जिन्होंने मिस्टर ग्रैनविल का अपहरण किया था, वो विला के अंदर कैसे घुसे? अजीब सी बातें करते हो। वो अंदर आए थे, उसे यहाँ से ले गए। मैंने आपसे पूछा वो अंदर कैसे आए थे? हिकल ने अकड़ कर पूछा। मेन गेट से आए होंगे, और कहाँ से आ सकते हैं? लेकिन प्रवेश द्वार तो मैंने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया था मैडम। हेल्गा उसकी ओर देखने लगी। मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही हिकल। मैं आपकी मनस्थिति समझता हूँ मैडम, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपहरणकर्ता प्रवेश द्वार से अंदर आए थे और प्रवेश द्वार मैंने अपने हाथों से बंद किया था। आप मुझे ये बताइए, आपके साथ अंदर जाने के बाद मिस्टर ग्रैनविल आपको यहीं कमरे में छोड़कर बाथरूम या बाहर लॉबी में गए थे? हाँ, क्रिस बाथरूम गया था। तो इसका मतलब है उन्होंने ही प्रवेश द्वार खोला होगा। तुम्हारा कहने का मतलब है मिस्टर ग्रैनविल ने अपना अपहरण खुद करवाया है? ये तस्वीरें जाली हैं मैडम, और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि मिस्टर ग्रैनविल ने ही दरवाज़ा खोला था। इन लक्षणों से क्या विदित होता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकती हैं। क्रिस को मेरे साथ प्रेम है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है तुम उससे नफरत करते हो। मैं तुम्हारी अनशन बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैडम, मैंने मिस्टर आशर और आपके बीच हुई वार्ता टेप रिकॉर्ड की है। आशर की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कोई घोटाला है। मेरी सलाह है आपको ये मामला पुलिस को दे देना चाहिए। पुलिस को दे देना चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? क्रिस माफिया के कब्जे में है। यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो वो उसका एक कान काट कर मुझे भेज देंगे। मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास ढेरों पैसा है। मुझे तो क्रिस वापस चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। क्रिस बेचारा मुसीबत में फंसा है और तुम उस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने खुद अपना अपहरण करवाया है। कहकर हेल्गा ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और अपने बेडरूम में चली गई। हेकल काफ़ी समय तक वहीं टेरेस में खड़ा रहा था और सोचता रहा। आखिर में उसे एक बात याद आई। जैक आशर विला से अपने किराए के विला की ओर वापस आ रहा था। वो इस समय बहुत खुश था कि मैं हेल्गा को उस बिंदु पर ले आया हूँ जहाँ मैं उसे लाना चाहता था। पैसा देने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं। परसों तक मेरी जेब में 10 लाख होंगे। ये रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क चला जाऊँगा। अब वहाँ बस कर कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दूँगा। मेरी अगली पिछली सारी कसर निकल जाएगी। इन्हीं विचारों से मस्त आशर अपने विला तक पहुँचा। किराए की मर्सिडीज़ को पार्क किया और बरामदे की सीढ़ियाँ तय करते हुए वहीं बाहर से आवाज़ लगाई, क्रिस, काम बन गया। लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो दौड़ा दौड़ा बेडरूम में आया, किंतु ग्रैनविल बेडरूम में भी नहीं था। उसने बाथरूम में झाँक कर देखा, वो भी खाली था। फिर आशा ने सारा विला छान मारा, लेकिन ग्रैनविल का नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। आशा के रवाना होने के बाद ग्रैनविल एक आराम कुर्सी पर बैठ गया था और सिगरेट के कश लेने के साथ सोचने लगा था, अब बस 3 दिन की बात है, मैं फिर 10 लाख का मालिक हो जाऊंगा और ये रकम हाथ लगती मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वापस लौट आऊँगा। इतना पैसा पास होने के बाद मैं अपनी इच्छा की औरतों का चयन किया करूँगा। प्रणव के पास तो मैं फटकूंगा भी नहीं। ग्रैनविल इन्हीं विचारों में डूबा था कि उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। फिर उसने पीछे घूमकर देखा तो चूक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कमरे के दरवाजे की चौखट पर सेजेटी और बेलमांट खड़े थे। तुम लोग, तुम यहाँ कैसे?
तुम्हें तो जेनेवा जाना था। हमने अपना इरादा बदल लिया है। क्यों, जैक्रोस ठीक है ना? सेजेटी ने कहा और बेलमांट की ओर देखकर बोला। बेलमांट ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहीं चौखट पर खड़े भावशून्य दृष्टि से ग्रैनविल की ओर देखता रहा था। इस समय उन दोनों के चेहरे से क्रूरता झलक रही थी, जिसे देखकर ग्रैनविल को खतरे का पूर्वाभास हो गया था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ग्रैनविल ने घबराते हुए पूछा। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारा मतलब? तुम अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह समझ लेते हो। मतलब साफ है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी घुड़की अपने पास रखो। इस बार टमाटो सॉस नहीं है, अब की बार असली प्रोग्राम है, सेजेटी ने कहा और अपनी जेब से साइलेंसर सज्जित ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर ग्रैनविल की ओर लक्ष्य करते हुए बोला। देख रहे हो ना, तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी और उस सुराख से जो लाल रंग निकलेगा वो तुम्हारा खून होगा, टमाटो सॉस नहीं। ग्रैनविल दहशत में आ गया। इसको मेरे सामने से हटाओ। इसे अपने सामने से हटवाना चाहते हो तो चुपचाप चले चलो, हम तुम्हें कार में बिठाकर ले जाएंगे। और अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो एक अदद गोली बड़ी खामोशी से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आर पार हो जाएगी। मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मेरे साथ क्या करोगे? तुम जितना चुप रहोगे उतना ही कष्ट से दूर रहोगे। सो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलो। ग्रैनविल और बेलमांट ने उसे कार में बिठाया और वहां ले गए जहां पर बनी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हो मिस्टर ग्रैनविल, बनी ने अपनी जगह से उठकर कहा। हम दोनों की ये पहली मुलाकात है, लेकिन हम दोनों का एक पारस्परिक मित्र है, जैक आर्चर। बनी के चेहरे पर हालांकि मुस्कुराहट थी, किंतु उसकी आंखों से ग्रैनविल को दहशत होने लगी थी। तुम मिस्टर आर्चर को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ग्रैनविल कांपता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैं आपको सारा किस्सा समझाता हूँ। बात यह है कि आशर मेरे पास आया था। उसने मुझसे 2 विश्वसनीय आदमियों का प्रबंध करने को कहा था, जो एक अपहरण का नाटक कर सकें। इस काम के लिए आशर ने मुझे 1000 और इन दोनों को 4-4 हज़ार दिए थे। अब मुझे ये पता चला है कि आप दोनों इस अपहरण नाटक से 20 लाख बनाने का इरादा रखते हैं। आप जानते हैं, अपहरण एक ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। हम लोगों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर ये काम किया, तो हम अब इस निर्णय पर पहुंचे हमें और पैसा मिलना चाहिए। तो तुमको ये बात आशा से करनी थी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम आपको इसलिए यहाँ लाए हैं क्योंकि हमने आपको अपहृत कर लिया है। आपका ये दूसरा अपहरण पहले की तरह नकली नहीं है, ये असली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ग्रैनविल बड़ी मुश्किल से ये बात कह पाया। मिस्टर ग्रैनविल, आप और मिस्टर आर्चर दोनों अनाड़ी हैं। आपको ऐसा अवसर मिला है जिसमें आपको ऐसी औरत से वास्ता पड़ा है जो अरबपति है और वो आप पर मोहित है, और आप उससे केवल 20 लाख ही लेना चाहते हैं। आजकल फिरौती का भाव 70 लाख से ऊपर चल रहा है। सो इस स्थिति से अब मैं खुद निपटूंगा और आपकी आशिक को यानी प्रेमी यानी आपको लौटाने के लिए 1 करोड़ की फिरौती तलब करूंगा। 1 करोड़ की फिरौती लेने के बाद उसमें से 5 लाख आशर को दूंगा, बशर्ते आपने सहयोग किया तो। सहयोग से तुम्हारा मतलब? सहयोग से मेरा मतलब है कि हो सकता है आपकी आशिक को धमकाने के लिए आपका कान या हाथ की उंगली काट कर भेजनी पड़े। ऐसी सूरत में आपको कष्ट नहीं होगा। सेजेटी अंग काट कर तपा हुआ लोहा उस जगह पर रख देगा। बस थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, पर ऐसी नौबत आएगी नहीं। इससे पहले ही आपकी आशिक फिरौती देकर आपको रिहा करवा लेगी। बनी ने कहा, अब मैं आशा से मिलना चाहता हूँ। उसे मेरे और हेल्गा रॉल्फ के बीच बिचौलिए की भूमिका निभानी होगी। मैं आधे घंटे बाद वापस लौट आऊँगा और इस बीच सेजेटी और बेलमांट आपका ध्यान रखेंगे। क्रिस, अपहृत, माफिया के चंगुल में।
रह रह कर ये तीनों बातें हेल्गा के दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मुझे फ़ौरन अपने बैंकर बर्न के पास जाकर पैसे का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जब वो सुअर आशर मुझसे मिलने आए मैं उसे नकद दे सकूं। हिकल, इसमें इतना साहस है कि ये कहे कि क्रिस ने जानबूझकर अपना अपहरण करवाया है। इसे क्रिस से ईर्ष्या है। वो तो चाहता ही है कि मैं सारी उम्र अकेली रहूं, जबकि मेरा अंग अंग क्रिस के लिए उत्कंठित हो रहा है। टमाटो सॉस, क्या बकवास करता है ये हिकल। क्रिस ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की होगी और उन दुष्टों ने उसके चेहरे को जख्मी कर दिया होगा। प्रवेश द्वार खुला था। तो क्या हो सकता है हिकल उसे चटकनी लगाना भूल गया हो, इस भ्रम में हो कि उसने चटकनी लगा दी हो। हेल्गा अब ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर हिकल अंदर चलाया। मैं फिरौती का प्रबंध करने बैंक जा रही हूँ, शाम तक वापस लौटूंगी। आप मेरी एक सलाह मानिए मैडम। मैं तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है। इसका तुम्हें कोई हक नहीं है मिस्टर ग्रैनविल पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का। मैं हर कीमत पर उसे माफिया के चंगुल से मुक्त करवाऊंगी और उससे शादी करूंगी। और कान खोलकर सुन लो, जब मिस्टर ग्रैनविल से मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें उसी प्रकार से उसकी सेवा करनी पड़ेगी जिस प्रकार मेरी करते हो। तुम्हें मंजूर हो तो नौकरी करना, वरना छोड़ देना। जैसा आप कहेंगी मैडम। तब हेल्गा नीचे आई और अपनी नई कार में सवार होकर बैंक चली गई। हिकल अपने कमरे में आकर अपनी पुरानी डायरी ढूंढने लगा। डायरी मिलने पर हिकल ने एक फ़ोन नंबर नोट किया और फ़ोन के पास जाकर पेरिस में जीन फॉकनबर्ग का नंबर डायल किया। आशर आराम कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया और भाव शून्य दृष्टि से कमरे की दीवारों को देखने लगा। ग्रैनविल कहाँ गया? वो इतना असावधान तो नहीं है कि इतना समझाने के बावजूद कहीं घूमने गया हो? तो फिर वो क्या हेल्गा से पैसा ऐंठने का मामला फिट करके मैं जब आया और ग्रैनविल गायब हो गया? ना, वो गायब नहीं हुआ, वो डर गया है। आखिर वो एक जायगोलो है और जायगोलो बड़े डरपोक किस्म के लोग होते हैं। मेरे यहाँ से जाते ही वो रेलवे स्टेशन गया होगा और गाड़ी में बैठकर स्विट्ज़रलैंड से कहीं बाहर चला गया होगा। मेरा भाग्य ही खोटा है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर हेल्गा के पास जा सकता हूँ? और यदि परसों मैं उसके पास नहीं गया तो ना जाने वो क्या मुसीबत खड़ी कर दे। मेरे हित में यही है कि मैं फ़ौरन यहाँ से गायब हो जाऊँ। इसी समय दरवाजे की घंटी बजी और आशर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि हेल्गा ने पुलिस को सूचित कर दिया हो। लेकिन जब घंटी बजना बंद नहीं हुई तो आशर ने प्रवेश द्वार के पास जाकर दरवाज़ा खोल दिया। अब बनी को चौखट के पार खड़ा देखकर उसका दिल धक से रह गया। बनी को देखते ही उसे खतरे का पूर्वाभास होने लगा था। मिस्टर आशर, कहो कैसे हो? बनी ने कमरे के अंदर आते हुए पूछा। बनी, तुम यहाँ कैसे? जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आशर ने पूछा। मैं एक मामले पर तुमसे बात करने आया हूँ। बोलो, क्या बात है? मिस्टर ग्रैनविल का अपहरण कर लिया गया है। ग्रैनविल का अपहरण कर लिया गया है? अच्छा, हाँ। किसने किया उसका अपहरण? मैंने। तुम एक अनाड़ी हो मिस्टर आशर। मैंने जो अपहरण किया है वो पहले अपहरण की भांति कोई नाटक नहीं है, बल्कि वास्तविक है। इस काम की बागडोर अब मैंने अपने हाथों में ले ली है। ग्रैनविल को वापस पाने के लिए हेल्गा रॉल्फ को 1 करोड़ की फिरौती देनी होगी, और जिसमें से 5 लाख तुम्हें और 5 लाख ग्रैनविल को देने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी पैसा मैं अपने पास रखूँगा। तुम्हें बिचौलिया बनना होगा। तुम उसके विला जाकर उससे ये कहोगे कि फिरौती की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़? हेल्गा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देगी। जब ग्रैनविल का एक कान काट कर उसे भेजा जाएगा तो अपने आप दे देगी। तुम ऐसा करो, खुद इस मामले से निपटो। अब मेरा इससे कोई सरोकार नहीं और ना ही मैं रखना चाहता। तुम्हें रखना पड़ेगा। बनी ने अपनी जेब से साइलेंसर सज्जित पिस्तौल निकालकर आशर की ओर लक्ष्य करते हुए कहा। तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें बताया जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो 1 घंटे के बाद पुलिस को तुम्हारा शव यहाँ पड़ा मिलेगा और किसी को ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा हत्या किसने की है। पिस्तौल देखकर आशर के हाथ पैर कांपने लगे थे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे करूँगा। अक्लमंद आदमी हो,
बनी ने कहा और फिर ज़रा रुक कर बोला, मैंने सुना है तुमने हेल्गा रॉल्फ को 20 लाख का प्रबंध करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। अच्छा किया, उसे भाग दौड़ करने दो। तीसरे दिन तुम उसके पास फिर जाना और कहना फिरौती 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है और उसे 2 दिन की मोहलत और दी जाती है। यदि उसने वो रकम नहीं दी तो ग्रैनविल का एक कान काट कर उसे भेज देंगे। इसी समय फ़ोन की घंटी बजने लगी। जाओ फ़ोन सुनो। ये फ़ोन ग्रैनविल का था। उसने फ़ोन पर ही हाल दुहाई मचा दी थी। मेरा अपहरण कर दिया गया है और ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। फ़ोन सुनकर आशा बिल्कुल छिन-भिन हो गया था। मुझे मालूम है ये ग्रैनविल का फ़ोन था। मैंने उसे यहाँ फ़ोन करने के लिए कहा था ताकि तुम ये ना समझो मैं तुम्हें ऐसे ही हवा में उड़ा रहा हूँ। बात यह है कि तुम अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो ताकि तुम स्विट्ज़रलैंड छोड़कर ना जा सको। इसके बावजूद भी अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। मेरा आदमी 24 घंटे तुम्हारी हरकत पर निगरानी रखेंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कहकर बनी वहाँ से बाहर निकलकर अपनी कार में सवार हुआ और वहाँ से चला आया। मैं अपने ये शेयर बेचना चाहती हूँ, हेल्गा ने अपने ब्रोकर से कहा। मुझे 20 लाख कैश चाहिए और कल तक। शेयर बेचना सही नहीं होगा मैम, क्योंकि आजकल शेयर बाज़ार बहुत मंदा चल रहा है। आप कहें तो बैंक आपको 20 लाख का लोन दे सकता है। आप मुझे इतना लोन देंगे? बिल्कुल देंगे मैम, लेकिन मैं ये कैश किसी स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहूँगी। नंबर और बैंक का नाम मैं बाद में दूँगी। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ठीक है, फिर आपका धन्यवाद, कहकर हेल्गा बैंक से बाहर चली आई। वो सारा दिन उसने अपनी कार में इधर उधर घूमते व्यतीत किया था। लंच और डिनर भी बाहर किया था। शाम को जब वो विला पहुंची थी तो 8 बज चुके थे। अपनी कार पार्क करके जब वो ऊपर पहुंची थी तो हिकल ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था और बड़ी औपचारिकता से पेश आया था। हिकल, मैंने आज सुबह तुमसे बुरा भला कहा था, उसके लिए तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। वो मिस्टर ग्रैनविल की वजह से मेरी मनस्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ। तुमने मेरी ढांढस ना बधाई होती तो मैंने ना जाने अपने साथ क्या कर लिया होता। मैं आपकी मनस्थिति को खूब समझता हूँ मैडम। जिस दिन से आपने मिस्टर रॉल्फ की पत्नी बनी है उस दिन से ही मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, और जिस चीज़ की वजह से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ वो है आपका साहस। मुझे विश्वास है कि आपका साहस आपका साथ देगा। मुझे यकीन है कि इस समय भी आप यदि साहस से काम लें तो आप इस मामले की तह पर पहुंच जाएंगी और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी हिम्मत बंधाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिकल। तब हिकल वहाँ से बाहर चला आया था। हेल्गा ने नींद की गोलियां खाईं और बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह जब हिकल कॉफ़ी लेकर आया था तो हेल्गा ने कहा, मैं सारा दिन टेरेस में बैठूंगी। मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। मेरे विचार से बेहतर यही होगा मैडम कि यदि आप घूमने फिरने चली जाएं तो आपका मन बेहतर लग जाएगा। ठीक है, मैं घूमने चली जाऊंगी, कहकर हेल्गा ने कॉफ़ी पी और उसके बाद नहाने चली गई। अब हेल्गा को भला ये कहाँ से मालूम होता कि हिकल ने उसे बाहर जाने का परामर्श इसलिए दिया था क्योंकि वो फाकन नामक एक व्यक्ति को टेलीफोन का इंतज़ार कर रहा था और नहीं चाहता था कि जब टेलीफोन आए तो उस समय हेल्गा घर पर हो। सो हेल्गा के जाने के बाद वो उत्सुकता से टेलीफोन का इंतज़ार करने लगा था। वो टेलीफोन कोई 11 बजे के करीब आया था। शाम के समय जब हेल्गा वापस पहुंची थी तो एक पुलिसमैन को हिकल के पास खड़े पाया था। जब उसने हिकल से उस पुलिसमैन के बारे में पूछा था तो हिकल ने ये कह दिया था कि वो मेरा लाइसेंस चेक करने के लिए आया था। तब हेल्गा अपने बेडरूम में चली गई थी और हिकल विला का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला आया था, जहाँ पर उसने अपनी ऐनक पहनी थी और लिफाफा फाड़कर फाकन की वो रिपोर्ट पढ़ने लगा था जो थोड़ी देर पहले वो पुलिसमैन उसे देकर गया था, जिसे हेल्गा ने अपनी वापसी पर हिकल के पास खड़े देखा था। अगली सुबह 7:30 बजे जब हेल्गा की आंख खुली थी तो वो ज़रा भी आशंकित नहीं थी। उसे मालूम था कि आशर आएगा, उसके आने पर मैं पैसा उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर केस मुझे वापस मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद हिकल कॉफ़ी लेकर आया था। आज उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, जिसे देखकर हेल्गा बेचैन सी हो गई थी। कॉफ़ी पीने के बाद नहा धोकर जब वो तैयार होकर बैठक में आई थी तो उसी समय हिकल वहाँ आ गया था। उस समय हिकल ने मैनेजर का सूट पहनने के बजाय एक सूट पहन रखा था।
हिकल को इस लिबास में देखकर हेल्गा को बड़ी हैरानी हुई थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मैडम, एक नौकर के नाते नहीं बल्कि एक शुभचिंतक के नाते। तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? क्योंकि मैं आपके बिना टोके आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फिर फौरन नौकरी छोड़कर जाना चाहूँगा। कहकर हिकल एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। हिकल ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी। बताओ क्या बात है? बात यह है मैडम, मेरी एक भतीजी है, यानी मेरी बहन की लड़की। 15 साल पहले उसने एक जीन फॉकन नामक एक फ्रेंच नागरिक से विवाह किया था। फॉकन एक पुलिस अधिकारी है जिसे उसकी कार्यकुशलता के कारण इंटरपोल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी है और आजकल उपयुक्त है। मुझे आपको ये बताने में बड़ा खेद होता है कि ग्रैनविल के साथ पहली ही मुलाकात में मुझे उस पर शक गुजरा था कि वो ठीक आदमी नहीं है। सो कल मैंने अपने भतीजी दामाद फॉकन को फ़ोन किया था। उससे जानकारी मांगी थी मिस्टर ग्रैनविल का कोई इंटरपोल रिकॉर्ड तो नहीं। तुम्हें इतनी हिम्मत कि मेरी अनुमति के बिना मिस्टर ग्रैनविल के बारे में पूछताछ करो? उफ, तुम ईर्ष्या से पागल हो गए हो। मैं मिस्टर ग्रैनविल के बारे में कोई बुराई नहीं सुनना चाहती। हेकल उदासीन दृष्टि से हेल्गा की ओर देखने लगा। मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेगी मैडम। आपको कायल करने के लिए मेरे पास हर ऐसा सबूत है जो इस चीज़ की पुष्टि करेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। कल रात एक पुलिस अधिकारी मिस्टर ग्रैनविल की मिज़ल लेकर यहाँ पहुँचा था, जो मेरे भतीजी दामाद ने जेनेवा से विमान द्वारा यहाँ भिजवाई थी। वो मिसल असल की फ़ोटोकॉपी है। मिस्टर ग्रैनविल 3 बार द्वि विवाह करने के अपराध में जर्मन पुलिस द्वारा वांछित हैं। द्वि विवाह? हेल्गा ने हैरत से कहा। यस मैडम, इस मिसल के मुताबिक प्रणों के टुकड़े तोड़ना मिस्टर ग्रैनविल का पेशा है। उसका तरीका ये है कि वो किसी तनहा संपन्न प्रणा को फांस कर उससे विवाह कर उसके पैसों पर ऐश करता है, और जब उस औरत से ग्रैनविल का जी भर जाता है तो उसे छोड़कर किसी और संपन्न प्रणा को फांस लेता है। मैं नहीं मान सकती। मैं यह अंट शंट सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, हेल्गा ने चीख कर कहा। हिकल ने लगातार अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसका अपहरण सरासर एक नाटक है। पुलिस ने यह बात मुझे साबित कर दी है, और 2 दिन पहले मिस्टर आशर और मिस्टर ग्रैनविल दोनों आपकी रोल्स में देखे गए थे। एक पुलिसमैन ने उन्हें रोका था और अपने कागजात दिखाने को कहा था। मिस्टर आशर ने अपना कार्ड दिखाया था और मिस्टर ग्रैनविल ने अपना पासपोर्ट। जबकि मिस्टर आशर आपसे मिलने आए थे तो उन्होंने आपसे ये कहा था कि मिस्टर ग्रैनविल से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि परसों वो दोनों आपकी कार में इकट्ठे बैठे थे। हेल्गा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथ मुट्ठियों में भिज गए। ग्रैनविल द्विपत्नीक है और हरामज़ादा मुझसे ही विवाह करने का इच्छुक था। हेल्गा में यह अचानक परिवर्तन देखकर हिकल की आंस बंद गई। हेल्गा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। क्षण प्रति क्षण उसका चेहरा कठोर होने लगा था। दिल के मामले में औरत मूर्ख होती है हिकल, हेल्गा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब तुम अपना ये सूट उतार कर रोज़मर्रा वाली सफ़ेद कोट पहन लो। जैसा आपका हुक्म मैडम। हेल्गा ध्यानपूर्वक हिकल की ओर देखने लगी। 1 घंटे बाद आशर यहाँ पहुँच जाएगा। तुम उसे सीधा मेरे पास भेज देना, उससे अब मैं सुलटूंगी। हेल्गा की आवाज़ में कड़क पाकर हिकल बिल्कुल आश्वस्त हो गया। यस मैडम। इस समय हेल्गा क्रोध से खौल रही थी। हिकल के जाते ही हेल्गा ने ग्रैनविल की मिसल उठाई और उसे पढ़ने लगी। आशर बिस्तर पर लेटा हुआ था। पिछली रात वो मुश्किल से सो पाया था। वो इस बात से बहुत घबराया हुआ था कि वो माफियाओं के चुंगल में फंस गया है और ग्रैनविल उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। इस समय उसे पछतावा हो रहा था कि ना उसने ग्रैनविल का नकली अपहरण करवाया होता और ना ही इस मुसीबत में फंसा होता। लेकिन हेल्गा से बदला और उससे 20 लाख निचोड़ने के लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वो सोचने लगा कि बनी जैसे ठग से मिलकर मुझे अपहरण नहीं करवाना चाहिए था। और अब हेल्गा को ये बात बताने के ख्याल से कि फिरौती 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई है, आशर के औसान उड़ने लगे थे। आशर सोचने लगा, मुझे उसे ये बात तो बतानी ही पड़ेगी। उसका कैसे रिएक्शन होगा?
वो 1 करोड़ आसानी से दे सकती है, लेकिन क्या वो अपने मुंह की खातिर इतनी माया देने के लिए तैयार होगी? उसने धुप्पड़ मारने का प्रयास किया तो, या उसने इतनी रकम देने से इनकार कर दिया तो, और उधर बनी ने ग्रैनविल का कान काट मुझे हेल्गा के पास ले जाने को कहा तो? अर्शल के दिमाग में ये प्रश्न गर्दिश कर रहे थे, जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तब आशा सोचने लगा था, यदि बनी मुझसे पासपोर्ट ना ले गया होता तो मैं यहाँ से भाग गया होता। इसके अलावा बनी मुझे मात्र 5 लाख देगा, जबकि मुझे पूरे 10 लाख मिलने की आशा थी। आशर अपने बिस्तर से उठा और नहा धोने चला गया। जब वह बाथरूम से बाहर आया तो 10:15 बजे थे। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन बनी का था। थोड़ी देर के बाद तुम हेल्गा से मिलने जाओगे। मुझे विश्वास है तुम अपना काम पूरा करके आओगे। उसकी ओर से किसी मुश्किल की प्रत्याशा तो नहीं? हेल्गा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता बनी। वो एक तरंगी किस्म की औरत है। तो ऐसा करो, तुम 11 बजे विला पहुंच जाना। तुम्हारे वहां पहुंचने के आधा घंटे बाद यानी 11:30 बजे मैं ग्रैनविल से हेल्गा को फ़ोन करवाऊंगा। इससे काम में और आसानी हो जाएगी। कहकर बनी ने फ़ोन बंद कर दिया। आशर वहीं बैठक में टहलने लगा, सोचने लगा, यदि ग्रैनविल ने हेल्गा के साथ फ़ोन पर वातोन्मत्ता से बात की तो मुमकिन है कि हेल्गा हार जाए। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हेल्गा ग्रैनविल पर रिझी हुई है। इस बात से आशर की आस बंध गई, क्योंकि इस बात का उसे कतई यकीन नहीं था कि बनी उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। बनी ने बेयर बॉन्ड्स मांगे हैं। आशर ने सोचा, मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ जो हेल्गा से बेयर बॉन्ड्स लूँ। मैं उसे ये रकम अपने अंकित अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहूँगा। तब बनी पर मेरा अपर हैंड होगा। मैं उसे मात्र 50 लाख दूंगा और बाकी अपने पास रखूँगा। ग्रैनविल को मैं अपने हिस्से से 10 लाख दे दूंगा। इस ख्याल से आशर के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कपड़े पहने और बाहर आकर मर्सिडीज़ में सवार होकर हेल्गा से मिलने के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो हिकल ने दरवाज़ा खोला और एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हेलो हिकल, आशर ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान बिखेरकर कहा। मेरा ख्याल है मैडम रॉल्फ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जी हाँ, हेकल ने छोटा सा उत्तर दिया और उसकी अगुवाई करता हुआ अंदर ले आया जहाँ पर हेल्गा बैठी थी। मिस्टर आशर आए हैं मैडम। हेकल ने आशर के आगमन की सूचना दी। हेल्गा ने बिना आशर की ओर देखे उसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। हेकल ने आशर के बैठने के लिए कुर्सी इस तरीके से सरकाई ताकि जब वो आपस में बात कर रहे हों तो ऐन एक दूसरे के सामने हो। तुम जा सकते हो हेकल। यस मैडम। हेल्गा ने इस समय आंखों पर धूप का गहरा काला चश्मा लगा रखा था। इससे आशर को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि हेल्गा के साथ अपने संबंधों से ये पाया था कि हेल्गा की आंखों से फ़ौरन उसके दिल का हाल पता चल जाता था, और इस समय हेल्गा की आंखों पर काली ऐनक होने के कारण उसकी मनःस्थिति जानना असंभव था। आज तुम पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो हेल्गा, आशर ने बात शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा। हेल्गा ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही अपनी जगह से हिली। उसके दोनों हाथ अपनी गोद में थे और वो आराम से बैठी थी। मैं एक बुरा समाचार लाया हूँ हेल्गा। ना बताना चाहकर भी मैं ये बताने पर मजबूर हूँ कि मेरे क्लाइंट ने फिरौती 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। हेल्गा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और निश्चल बैठी रही। हेल्गा ने जब काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं दिया तो आशर ने कहा, तुमने मेरी बात सुनी है या नहीं? मैं बहरी नहीं हूँ। आशर उसकी आवाज़ की सख्ती से चौंक सा गया। अब मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ हेल्गा। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम ये बताओ, तुम वो रकम देने के लिए तैयार हो? तुम्हें इनमें से कितने मिलेंगे? हेल्गा ने अपनी जगह पर पहलू बदला। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम हाँ या ना में जवाब दो। हेल्गा ने अपना सर घुमाकर आशर की ओर देखा, लेकिन आंखों पर काली ऐनक होने के कारण आशर उसकी आंखों से उसकी प्रतिक्रिया जानने से अशक्त था। मान लो मेरा जवाब ना है तो? ये सुनकर आशर बेचैन सा हो गया। हाँ, ये तुम पर निर्भर है हेल्गा। मैं तो ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ग्रैनविल बहुत खतरनाक लोगों के हाथों में है, और यदि तुमने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो वो ग्रैनविल का एक कान काट देंगे और मुझे मजबूर करेंगे कि वो कान तुम तक पहुँचाऊँ। मैं तो वैसे ही एक जंजाल में फंस गया हूँ।
हेल्गा ने काली ऐनक के पीछे से उसे घूरते हुए कहा, तो तुम एक जंजाल में फंस गए हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना, जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है वो बहुत ही खतरनाक है। तुम पर मुझे बहुत तरस आता है। ये सुनकर आशा का चेहरा शर्म और गुस्से के सम्मिश्रित रंगों से लाल हो गया। तुम खामखां में समय नष्ट कर रही हो। तुम एक शब्द हाँ या ना में उत्तर दो। तुम ये बताओ कि तुम टिमोथी विल्सन के बारे में क्या जानते हो? टिमोथी विल्सन? मैं किसी टिमोथी विल्सन को नहीं जानता। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पैसे देने के लिए तैयार हो या नहीं? हेल्गा ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उठाई और उसे होठ के साथ लगाकर सुलगा लिया। कोई समय था जब मैं तुम्हें एक अक्लमंद, समझदार और चतुर आदमी समझती थी, लेकिन जब से तुम गबनकार, लूटकार और ब्लैकमेलर और अब माफिया बने हो, तब से मैं तुम्हें इस योग्य भी नहीं समझती कि तुमसे नफरत की जाए। तुम मेरा बहुत अपमान कर चुकी हो हेल्गा। हर चीज़ की हद होती है। तुम कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हें अपना प्रेमी वापस चाहिए तो इस रकम का प्रबंध करके जेनेवा में एक अंकित अकाउंट में जमा करवा दो, और यदि नहीं चाहिए तो वैसा ही जवाब दे दो। हेल्गा के होठों पर एक कटु मुस्कान फैल गई। मिस्टर फटेहाल आशा, तुम इतने अहमक हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आओ, पहले मैं तुम्हें टिमोथी विल्सन के बारे में बात बताऊं कुछ। उसका बाप गोल्फ का एक मामूली पेशेवर खिलाड़ी था। उसने अपने बेटे को गोल्फ सिखाई और उसे भी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी बनाना चाहा। वो लड़का बहुत मनोहर और महत्वाकांक्षी था। हालांकि वो इस बात का दावा करता है कि वो कैम्ब्रिज का तालीम याफ्ता है, किंतु वास्तविकता ये है कि 16 साल की आयु में उसने घर छोड़ दिया था और पेरिस क्रियान होटल में बैरागिरी सीखने लगा था। यहीं पर उसने फ्रेंच भाषा सीखी थी, लेकिन उसके काम से संतुष्ट न होने के कारण उसे होटल से निकाल दिया गया था। वहाँ से वो इटली चला आया तथा मिलान के एक रेस्तरां में वेटर की नौकरी करने लगा। यहाँ पर भी उसका काम संतोषजनक नहीं था, सो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अलबत्ता इस दौरान उसने इटालियन भाषा सीख ली थी। उसे मात्र एक ही चीज़ में रुचि रही है, औरतों में। इटली से वो जर्मनी चला आया और ऑल्डन होटल में काम करने लगा। यहाँ पर उसने जर्मन भाषा सीख ली और फिर संयोग से एक संपन्न प्रौढ़ा उस पर रीझ गई। उसके साथ विवाह कर लिया। 2 साल तक इस जर्मन औरत के टुकड़े तोड़ने के पश्चात जब जनाब टिमोथी विल्सन उससे ऊब गए तो उसे छोड़ छाड़ कर एक और संपन्न प्रौढ़ा से विवाह कर लिया, और जब उससे भी ऊब गया तो उसे छोड़कर एक और संपन्न प्रौढ़ा फांस ली और उससे विवाह कर उसके टुकड़े तोड़ने से पहले उसने अपना नाम बदलकर क्रिस्टोफर ग्रैनविल रख लिया था। ये सुनकर आशा हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद जब उसने कुछ कहना चाहा तो हेल्गा उसे टोकते हुए बोली, ग्रैनविल उर्फ विल्सन की पुलिस मिसल की फोटोकॉपी मेरे पास है। 3 बार द्विविवाह करने के अपराध में पुलिस उसकी खोज में है। आशर अपनी कुर्सी में धंस गया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। इसी समय उसे दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। अब बोलो, अब भी चारों इक्के तुम्हारे हाथ में है? इस समय हिकल वहां आ पहुंचा। मैडम, मिस्टर ग्रैनविल का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और जैसे ही हेल्गा ने नकारात्मक सर हिलाया, आशा की उम्मीद की आखिरी कड़ी भी टूट गई। मैं उससे बात नहीं करना चाहती। वेरी वेल मैडम, कहकर हिकल अंदर चला गया। आशा ने हिकल को टेलीफोन पर यह कहते अच्छी तरह से सुन लिया था कि मैडम आपसे बात नहीं करना चाहती। हेल्गा ने अपनी ऐनक उतार कर मेज़ पर रख दी और जलती निगाहों से आशा की ओर देखने लगी। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हर खैर मनाओ कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। आइंदा यदि तुमने मेरे घर में एक पैर भी रखा ना, तो मैं उसी समय तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अंडरस्टैंड? और उसी समय हेकल वहाँ पहुँचा और हार्शल को कॉलर से पकड़कर विला से बाहर निकाल दिया। जब आशा अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया तो हेकल अंदर आया। हेल्गा के हाथ मुट्ठियों की शक्ल में बिछे हुए थे और उसके होठ क्रोध से कांप रहे थे। हेकल, सामान पैक करो, मैं कल ही यहाँ से रवाना होना चाहती हूँ। आप बहुत अक्लमंदी का सबूत दे रही हैं मैडम, कहकर हेकल अंदर चला गया और अलमारी से सूटकेस निकालकर हेल्गा का सामान पैक करने लगा।
इसी बीच हेल्गा परम सुख के उन क्षणों को याद करके दोहराने लगी जो उसने क्रिस के साथ गुजारे थे। क्रिस कोई चोर या हत्यारा होता तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन दीप पत्नी, हे ईश्वर। जब तक वहाँ से हिकल के पास चली आई और उसके बाजू का स्पर्श करते हुए बोली, अगर तुमने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं बुरी तरह से पिट गई होती। आप में साहस है मैडम, और जिस इंसान में साहस होता है वो कभी नहीं पिटता मैडम। अंदर आओ, बर्नी ने गुर्राकर कहा। क्या हुआ? उसने ग्रैनविल का फोन क्यों नहीं सुना? आशल का दिल धक धक कर रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। वो अस्थिर कदमों से चलता हुआ अंदर आया। वो पैसा नहीं देगी। पैसा देगी? तुम्हें अकल नहीं है। थू, जैसे तुम्हारा शरीर मोटा वैसे तुम्हारे दिमाग पर चर्बी चढ़ी है। तुम्हें मैं बताऊंगा वो कैसे पैसा देगी। आओ मेरे साथ, कहकर बनी आशल को अपनी कार में बिठाकर वहां से ले गया जहां पर उसने ग्रैनविल को बंधक बना रखा था। आशल को देखते ही ग्रैनविल ने कहा, क्या बात हो गई थी? हेल्गा ने मुझसे फोन पर बात क्यों नहीं की? मैं उस दिन को पछताता हूं जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी भेंट हुई थी। तुम पूछते हो उसने तुमसे बात क्यों नहीं की? उसने इसलिए तुमसे बात नहीं करी क्योंकि तुम दीप पत्नीक हो। मुझे पता होता कि दीप विवाह के अपराध में जर्मन पुलिस तुम्हें खोज रही है तो मैं तुम्हारी छाया से भी दूर रहा होता। अपने रहस्योद्घाटन से ग्रैनविल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हेल्गा को ये सब बातें कहाँ से मालूम हुई? मालूम हो गई हैं। उसके पास जर्मन पुलिस द्वारा तैयार की गई तुम्हारी मिसल की फोटोकॉपी है। हेल्गा ने तुम्हारी मिसल में पढ़ा है। तुम्हारा वास्तविक नाम टिमोथी विल्सन है और तुमने 3 बार द्विविवाह किया है और तुम्हारी तीनों पत्नियां जीवित हैं। हे ईश्वर, मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। तुम यहाँ से चले जाओगे? वाह, बनी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। इस भ्रम को दिल से निकाल दो। मैं देखूंगा वो पैसा कैसे नहीं देगी। कहकर बनी ने सीटी बजाई। सीटी सुनते ही सेजेटी और बेलमांट कमरे के अंदर पहुंच गए। उसने पैसा देने से इनकार कर दिया है, बनी ने सेजेटी और बेलमांट से कहा। तुम ऐसा करो, इसका एक कान काट लो। और वो आशल को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हें ग्रैनविल का ये कान हेल्गा के पास ले जाना होगा और इस पर भी यदि उसने पैसा देने से इनकार किया तो फिर जिस दिन तक वो पैसा देने के लिए सहमत नहीं होगी उस दिन तक तुम्हें ग्रैनविल की एक एक कटी हुई उंगली उसके पास लेकर जानी होगी। वो पैसा बिल्कुल भी नहीं देगी। आशल ने बनी को समझाने का प्रयास किया। बनी ने जमीन पर थूक दिया। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम इसका कान काटो जैक्रॉस। ग्रैनविल की जान तुफे तुफे हो गई। बेलमांट अपनी जेब से उसरा निकाल कर उसका कान काटने ही चाहता था कि ग्रैनविल ने बनी से कहा, रुको, मेरा कान मत काटो। मैं तुम्हें ऐसी स्कीम बता सकता हूँ जिससे तुम्हें हेल्गा 1 करोड़ की बजाय चाहे तो 1.5 करोड़ रुपए दे देगी। बनी ने इशारे से बेलमांट को रोक दिया। क्या? बोलो, क्या स्कीम है? ग्रैनविल बताने लगा। हेल्गा की जब नींद खुली तो सुबह के 8:15 बजे थे। उसने अंगड़ाई ली और कमरे के चारों ओर एक निगाह दौड़ाई। उसे ये विला छोड़ने का कोई खेद नहीं था क्योंकि इस विला के साथ उसकी कोई भी अच्छी यादें नहीं जुड़ी थी। उसे क्रिस का विचार आया किंतु उसके हृदय में कोई हुक नहीं उठी। वो सोचने लगी, कुछ ही हफ्तों में मैं उसे भूल जाऊंगी और वो मेरे अतीत की एक छाया बन जाएगा। फिर वो सोचने लगी, जब एक इंसान ये सोचने लगे कि उसे किसी के साथ प्रेम हो गया है तो उसे कितना सावधान रहना चाहिए। प्रेम आखिर क्या होता है? मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रेम का अर्थ मैं कभी जान नहीं पाई और शायद ना ही कभी जान पाऊंगी। मेरे विचार में तो प्रेम एक अवास्तविक चीज़ है। कई आदमियों और औरतों को ये वहम होता है कि उन्हें आपस में प्रेम है और फिर एक दिन उन्हें अचानक ये महसूस होता है कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। और इसके विपरीत कई मर्द औरत ऐसे होते हैं जिनके जीवन की बुनियाद ही प्रेम होता है। मेरे लिए तो प्रेम का एक ही अर्थ है और वो है यौन तृप्ति यानी सेक्स। ये सेक्स मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप रहा है। मैं ये सोचती थी कि क्रिस के साथ मुझे प्यार हो गया, लेकिन जब हिकल ने मेरी आंख खोली तो ये मनोहर मधुरभाषी क्रिस न केवल एक दीपत्नीक है वरना एक मक्का 420 है जो उसके प्रति मेरा प्रेम खत्म हो गया। कुछ ही घंटों में
मैं यहाँ से पैराडाइज सिटी के लिए रवाना हो जाऊँगी और मेरा नीरस जीवन शुरू हो जाएगा। वही बिजनेस के मामले, वही बोर्ड मीटिंग्स। अगले जून में 45 साल की हो जाऊँगी। हेल्गा ने घड़ी की ओर देखा। 8:40 हो चुके थे। हिकल कॉफ़ी लेकर अभी तक नहीं आया। आता होगा, नींद नहीं खुली होगी, और फिर अभी मुझे कॉफ़ी की इच्छा भी तो नहीं हो रही। हेल्गा ने आंखें मींच ली और ऊँघने लगी। तब उसने आंखें खोली तो 9:10 हो चुके थे, लेकिन हिकल अभी तक नहीं आया। हेल्गा अपने बिस्तर से उठी और गाउन पहनकर हिकल को किचन में देखने चली गई। हिकल किचन में नहीं था। हेल्गा ने सोचा शायद दूध फट गया हो और दूध लेने गया हो, सो वो बाहर आई। वहाँ पर हिकल की कार ज्यों की त्यों खड़ी थी। हेल्गा ने किचन से वापस आकर रेफ्रिजरेटर खोला तो देखा उसमें दूध के 3 कार्टन पड़े थे। तब हेल्गा हिकल के क्वार्टर में गई। हिकल वहाँ भी नहीं था। तब हेल्गा ने सारा विला छान मारा, लेकिन हिकल कहीं नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो सोचने लगी, मुझे पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। इस इरादे से उसने अपने कमरे में पग धरा ही था कि जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई, हैरान। एक दुष्ट सा आदमी जिसके होठों के बीच सिगरेट लटक रहा था उसके कमरे में बैठा था और क्रूर दृष्टि से हेल्गा की ओर देख रहा था। उसके हाथ में ड्रिल मशीन थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हेल्गा ने अपने आप पर काबू पाकर पूछा। आपसे बिजनेस की बात करने आया हूँ। चूंकि वो टुच्चा आपको कायल नहीं कर पाया, सो मुझे आपके पास आना पड़ रहा है। क्या चाहते हो? 1.5 करोड़ बॉन्ड्स के रूप में। बनी ने ड्रिल मशीन से मेज़ पर सुराख करते हुए कहा। आपका नौकर हिकल मेरे कब्जे में है। ग्रैनविल ने मुझे बताया है। वो आपके लिए बहुत महत्व रखता है। कहाँ है वो? आप और मैं अभी उससे मिलने चलेंगे। तब आपको आभास होगा कि ये ड्रिल मशीन कितना बढ़िया हथियार होता है। यदि आपने पैसा देने से इनकार किया तो मैं आपको इस ड्रिल मशीन का प्रदर्शन दिखा दूंगा, जिसे देखकर आप पैसा न देने का इरादा बदल देंगी। आइए मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बनी दुष्टात्मक ढंग से हेल्गा की ओर देखने लगा। हाँ, मेरे साथ आइए। आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके नौकर के पैरों में इतना बड़ा सुराख कर दूंगा कि वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। ये सुनकर हेल्गा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हेल्गा अस्थिर कदमों से अपनी जगह से उठते हुए बोली। मुझे मालूम था आप एक अक्लमंद औरत हैं। आप अपने बैंक को फ़ोन कीजिए और 1.5 करोड़ के बेयर बॉन्ड्स बनवाकर मुझे भिजवा दीजिए। हेल्गा फ़ोन के पास चली आई। वो बैंक का नंबर डायल करना ही चाहती थी कि उसे पीछे से आवाज़ आई। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैडम। हेल्गा ने घूमकर पीछे देखा तो दरवाजे की चौखट पर हिकल खड़ा था। उसके दोनों तरफ 2 पुलिस सिपाही खड़े थे और जिन्होंने अपनी रिवॉल्वर बनी की ओर तान रखी थी। बनी उन रिवॉल्वर को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और हाथ ऊपर कर लिए। तब उन्होंने बनी के हाथों में हथकड़ी डाली और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। उनके जाते ही हेल्गा ने हिकल के गले में बाहें डाल दी और सिसक सिसक कर रोने लगी। हिकल पिता की तरह हेल्गा का सर थपथपाने लगा। मैडम, आप धीरज धरिए। आप रो रही हैं। बड़े घर की औरतें अपने आप पर संयम रखती हैं। आप असंयत हो रही हैं। अब मुंह हाथ धोइए, मैं आपके लिए सुबह की कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तनिक देर बाद जब हिकल कॉफ़ी लेकर आया तो हेल्गा ने जिद करके उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए अपने सामने बिठा लिया। हिकल की उपस्थिति से हेल्गा को ऐसा लग रहा था कि मानो वो बिल्कुल सुरक्षित हो। हिकल, अब मुझे सारी बात बताओ। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा मैडम। ये तो आप जानती हैं कि मिस्टर ग्रैनविल के बारे में मैंने अपने भतीजे दामाद जीन फॉकन को फ़ोन किया था, लेकिन आप ये नहीं जानती कि मैंने फॉकन को सारी बात बता दी थी कि मिस्टर ग्रैनविल का नकली अपहरण किया गया है और मिस्टर आशर ने उसको वापस लौटाने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी है। फॉकन ने स्विस पुलिस को चौकस कर दिया। यहाँ के इंस्पेक्टर ने पिछले 2 दिनों से विला पर निगरानी रखी हुई थी। वो ये जानना चाहता था कि आशर और ग्रैनविल कौन सी जगह पर छुपे हुए हैं। उस दिन जब मैंने आशर को कॉलर से पकड़कर विला से बाहर निकाला था तो एक पुलिस अधिकारी आशर का पीछा करते हुए पैराडीसो पहुंचा, जहां पर आशर ने विला किराए पर ले रखा था। वहां पर उसने बनी को देखा। पुलिस वाले काफ़ी समय से बनी के पीछे लगे हुए हैं, किंतु कोई प्रमाण न होने के कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाते थे।
तब पुलिस बनी और आर्शल का पीछा करते करते उस जगह पहुंच गई जहां पर उन्होंने मिस्टर ग्रैनविल को बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने उस जगह की निगरानी शुरू कर दी। उधर जब बनी को ये पता चला कि आपको मिस्टर ग्रैनविल में कोई रुचि नहीं रही, तो उसने मेरा अपहरण करने की योजना बनाई। पुलिस बनी की साजिश से सर्वथा अपरिचित थी, लेकिन हमारे विला पर उन्होंने पूरी निगरानी रखे हुई थी, सो घबराने की कोई बात ही नहीं हुई। आज सुबह जब मैं यथापूर्व विला का दरवाज़ा खोलने गया तो 2 बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और कार में बिठाकर उस जगह ले गए जहाँ पर आशा और ग्रैनविल थे। वहाँ पर वो बनी भी मौजूद था। पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब बनी आपको धमकी देने के लिए चला आया। फिर इंस्पेक्टर के आदेश पर आशा और ग्रैनविल को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मुझे साथ लेकर यहाँ चला आया। हम सब यहाँ पहुँचे तो बनी आपको धमकी दे चुका था और आप फ़ोन करने जानी थी, और उसके बाद क्या हुआ ये आप जानती ही हैं। ये सारा किस्सा है। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है कि ग्रैनविल को जर्मन पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। बनी और उसके 2 गुंडों पर चोरी का माल रखने के जुर्म पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि बनी के घर से काफ़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर बाजी कह रहा था कि मैं अपहरण का केस दर्ज नहीं करूँगा, क्योंकि उससे आपको परेशानी होगी। और आशर आशर का क्या होगा? मिस्टर आशर को अभियोगित करने में एक समस्या सामने आ रही है। वो उल्टा सीधा बकेगा। जैसे मिस्टर रॉल्फ ने उस पर गबन का मुकदमा नहीं चलाया था, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा आप भी आशर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें। अलबत्ता इंस्पेक्टर ने आशर को स्विट्ज़रलैंड से निर्वासित करने का फैसला कर दिया है और उसे यहाँ वापस आने की अनुमति नहीं होगी। हैगा आदरणीय दृष्टि से हिकल की ओर देखने लगी और सोचने लगी, कितना महान और दूरदर्शी है ये आदमी। इसने मेरी लाज बचाने के लिए आशर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। ये मेहरबान है। ये भली भांति जानता है कि किसी समय आशर के साथ मेरे प्रेम संबंध थे, और यदि आशर के खिलाफ कार्रवाई की गई तो डंके की चोट पर वो दुनिया को सुनाएगा कि वो मेरे यानी संसार की सबसे संपन्न औरत के साथ किसी समय अपने ऑफिस के फर्श पर सरल आसन में संभोग किया करता था। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तो अब सारा मामला निमट गया? हेल्गा नज़र चुराकर बोली। हाँ, ये मामला तो निमट गया, लेकिन अभी आगे का काम बाकी है। 3 बजे आपको न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़नी है, और इस बीच मुझे सामान पैक करना है। हिकल ने कॉफ़ी की ट्रे उठाई और जरा रुक कर कहा, मैडम, आइंदा से आप ठीक दाम लगाया कीजिए। मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ जिसके लिए आप 1.5 करोड़ की फिरौती देने के लिए सहमत हो गई थी। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कह कर हिकल किचन में चला आया। इंस्पेक्टर को हंसमुख और बातूनी पाकर आशर को बड़ा आश्चर्य हुआ था। यदि आशर को मालूम ना होता कि पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो ये कभी अनुमान ना लगा पाता। आशर को जब ये बताया गया था कि उसे गिरफ्तार ना करके स्विट्ज़रलैंड से निर्वासित कर लंदन भेजा जा रहा है, तो उसने शांति का एक लंबा सांस लिया। तब इंस्पेक्टर आशर को अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट ले आया था। तभी उन्हें बताया गया था कि लंदन की फ़्लाइट लेट हो जाएगी, सो वो लाउंज में बैठकर आपस में बातें करने लगे थे। मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं मिस्टर आशर, कि आप यहाँ स्विट्ज़रलैंड वापस आने का प्रयास मत करिएगा, वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है इंस्पेक्टर, हाँ, बड़े भाग्यशाली हैं मिस्टर आशर कि इतने ठोस प्रमाण होने के बाद भी मिसेस रॉल्फ ने आप पर मुकदमा नहीं चलाया, नहीं तो आपको स्विट्ज़रलैंड की गंदी जेल में कई सालों की सज़ा काटनी पड़ती। मिसेस रॉल्फ ने कुछ कारणों से मुझ पर मुकदमा नहीं चलाया, आशर ने बताया। बड़े लोग हमेशा किसी वजह से ही खामोश रहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इंस्पेक्टर ने गोल मोल शब्दों में टिप्पणी करी। इसी समय लाउंज के अंदर हल्की सी हलचल मच गई थी। सभी लोग लाउंज के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे थे। आशर ने जो उस तरफ देखा तो उसका दिल धक से रह गया था। हेल्गा लाउंज के अंदर प्रवेश कर रही थी। एयरपोर्ट का स्टाफ उसके आगे पीछे मंडरा रहा था। प्रेस फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये तो मिसेस रॉल्फ हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत लेडी है। हेल्गा के अंदाज देखकर आशर का चेहरा लटक गया। वो सोचने लगा इसका आशय है कि हेल्गा ग्रैनविल को बिल्कुल भूल गई है। उसके चेहरे पर दुख का नामो निशान तक नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर तो चमक और रौनक है। कितनी चतुर औरत है।
यदि मेरी अपहरण योजना सफल हो गई होती तो इस समय मैं भी वीआईपी लॉन्ज में बैठा होता और दाएं बाएं एयरपोर्ट के खाद्य प्रबंधक खड़े होते। वाकई बहुत खूबसूरत है, इंस्पेक्टर ने अपनी बात को दोहराकर कहा। मैंने सुना है कि किसी समय आपको मैडम रॉल्फ के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आशर ने इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनी थी। उसका ध्यान एक मनोहर आदमी को देखने में लगा हुआ था जो अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। उसका कद लंबा, चेहरा अंडाकार, कान लंबे, सर बड़ा, होठ गुलाबी थे, बाल काले सघन और घुंघराले थे। उसके व्यक्तित्व से यौन आकर्षण टपक रहा था। इंस्पेक्टर भी आशर की नज़रों का पीछा करते हुए उस दिशा में देखने लगा। ओह, तो आप मिस्टर हेनरी द विलियर को देख रहे हैं। ये तो फ्रांस के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। उनके बारे में अफवाह है कि निकट भविष्य में ही ये अमेरिका में फ्रांस के राजदूत बनने वाले हैं। दो फोटोग्राफर्स द विलियर के निकट पहुंचकर उनका फ़ोटो लेने लगे। द विलियर उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। तभी एयरपोर्ट का एक अधिकारी वहां पहुंच गया और उसके अगुवाई करता हुआ उसे लॉन्च में लेवा लाया। आशर के मुंह से ईर्ष्या भरी एक लंबी सांस निकल गई। उसी समय माइक पर न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट की घोषणा होने लगी। देखो, वो जा रहे हैं, इंस्पेक्टर ने घूमकर आशर की ओर देखते हुए कहा। आशर विमान की ओर बढ़ती हुई हेल्गा को देखने लगा। हेल्गा के पीछे कुछ फासले पर द विलियर चल रहा था। पीछे पीछे दो अन्य आदमी चल रहे थे। हेल्गा बड़ी शांति और आत्म अभिमान से भरी पग उठाती जा रही थी और उसे देख देख कर आशर का हृदय घृणा की ज्वाला से जला जा रहा था। आधे रास्ते पर हेल्गा के हाथ से कोई चीज़ नीचे गिरी। दूरी की वजह से आशर उसे स्पष्ट तो न देख पाया, लेकिन उसके अंदाज के मुताबिक वो चीज़ रुमाल थी। रुमाल स्वयं ही गिरा था या हेल्गा ने उसे जानबूझकर गिराया था, इसका दृष्टिपात आशर नहीं लगा पाया, लेकिन ये साफ देख लिया था कि द विलियर ने उस रुमाल को उठाया था और तेज़ तेज़ डग भरते हुए हेल्गा के करीब पहुंच गया था। हेल्गा रुकी और द विलियर से रुमाल लेकर एक आभार भरी मधुर मुस्कान से उसकी ओर देखने लगी। फिर उन दोनों में न जाने क्या बात हुई थी कि दोनों एक साथ विमान की ओर बढ़ने लगे थे। इंस्पेक्टर की अनुभवी आंखों से ये सब छुपा नहीं रह सका। बहुत ही तेज तर्रार औरत है ये, इंस्पेक्टर बड़बड़ाया। वो शुरू से भी बहुत तेज तर्रार रही है इंस्पेक्टर, और हमेशा रहेगी, आशर कड़वे से स्वर में बोला। फिर जैसे ही उसने लंदन जाने वाली फ़्लाइट की घोषणा सुनी, उठकर खड़ा हो गया। गुड नाइट मिस्टर आशर, मेरी शुभकामनाएं। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर विदा सूचक हाथ हिला दिया। धन्यवाद, आशर बोला और थके थके कदमों से विमान की ओर बढ़ चला। यद्यपि वो अच्छी तरह से जानता था कि इंस्पेक्टर की शुभकामनाएं भी उसके भाग्य चक्र को नहीं बदल पाएंगी।